बढ़िया। तो अपने बीच में सोम भाई आ चुके हैं। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ सोम भाई का स्वागत। तो सोम भाई कह रहे थे आगे क्या प्लान है, मैंने कहा बस आपको बुलाने का प्लान है। बढ़िया चर्चा चल रही है ना। तो बेसिकली अपन लोगों ने जो चर्चा की अभी, है ना, तो विकास क्रम विकास को लेके अपनी चर्चा हुई। इस धरती पर विकास क्रम और विकास, है ना, इसकी अपन ने चर्चा की। और कुछ कुछ जो जीवनी क्रम की अपन बात करें, तो यदि इतनी चर्चा के बाद यदि अब मैं पूछूं, जो बहुत स्टैंडर्ड सवाल है कि पहले मुर्गी या मुर्गी का अंडा, आप ये बताओ कौन बताएगा इसको। जबकि जब पहली मुर्गी आ रही, अपन लोग नहीं है उस समय। हाँ बताइए। अस्तित्व में व्यापक और परमाणु, परमाणु में जीवन और जड़, जड़ में जब विकास क्रम शुरू हुआ था तो पहले पूरे विरल पदार्थ गैसियस स्टेट्स ही थे सब। गैसियस में से पदार्थ बने, जैसा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बन के पानी बना। परिस्थिति वश या वातावरण या फिर ताप दाब तरंग से जो भी भौतिक रासायनिक क्रिया हुई, उसमें से पदार्थ बनते गए। पदार्थ में जब परिस्थितिवश जो या वातावरणवश जो क्रियाएं हुई, उसमें से अंडा पहले बना और फिर अंडे से मुर्गा बना। हाँ, पहले तो सेल, सिंगल सेल स्ट्रक्चर, जिसको एल्गी वगैरह बोल रहे हैं, है ना। उसके बाद से फिर मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर, और फिर स्वेदज संसार। पहले मुर्गी के पहले अंडा। हाँ, तो पहले जैसा पानी बना रासायनिक क्रिया से, उसमें से सेल्स बने। सेल्स में से कुछ अंडे बने, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बने, और फिर वो अंडों में से ही अंडे का इवॉल्वमेंट ही मुर्गी का अंडा है। और फिर उसमें से तो एक जैसे, अंडज अंडज का पूरा संसार बना। हाँ, जैसे बहुत दूसरा, सारे अंडे बने। जैसे पहले मानव या मानव का बच्चा, तो पहले देखेंगे तो पहले किसी और के अंडे से मुर्गी आनी पड़ेगी। वो उस समय मुर्गी का अंडा नहीं है, फिर ही मुर्गी का अंडा आएगा। माने पहले कोई और अंडज पशु है, कोई और अंडज है ना, स्वेदज हैं, अंडज हैं। तो क्रम में देखेंगे तो जैसे पहला मानव जो आ रहा है वो किसी पशु से आ रहा है, तो वो पहला मानव कहाँ से है? पशु से मानव। और फिर मानव से मानव का बच्चा जो बन रहा है वो उसके बाद की स्थिति है, क्योंकि पहले मानव का पूरी है ना। तो पहले पशु, तो किसी और प्रजाति के अंडे से वो मुर्गी हो गई। तो ये इसी को गलती विज्ञान जो बोल रहा है, ऐसा कैसे हो गया? जबकि क्या है, पूरा विकास क्रम विकास और जागृति क्रम जागृति के लिए है। अदरवाइज ये समझ में नहीं आता कि यार पशु शरीर से मानव कैसे आ गया, इसको वो गलती बोल रहे हैं। जबकि अपन कह रहे हैं कि क्योंकि पूरा एक विकास क्रम विकास जागृति क्रम जागृति है, सहअस्तित्व को प्रमाणित होना है, पूर्ण में गर्भित है, इसीलिए इस दिशा में पूरा बात चल रही है। डार्विन केवल उसको पढ़ रहा है, शरीर के स्ट्रक्चर को। अपन तो उसके पहले की भी बात कर रहे हैं, मतलब एकदम की बात नहीं कर रहा है वो केवल एक जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की उसमें बात कर रहा है। एक हाँ, हाँ, हेलो, क्लियर?
जब भी एक चर्चा चल रही थी भैया, उसमें एक सवाल आ रहा था पर रह गया वो, क्योंकि कुछ विषय बदल गया था। तो नेचर और नेचरिस्ट के बारे में बात चल रही थी। बहुत तो बढ़िया। जैसा नेचरिस्ट आपने बोला, और फिर काफ़ी चर्चा भी हुई उस पे, कपड़े पहनना नहीं पहनने से बिल्कुल लेके ठीक कपड़े बात। पहनना नेचुरल है ये अननेचुरल है। या अननेचुरल है। तो नेचर और नेचरिस्ट नेचरिस्ट की जो परंपरा है, वो भारतीय परंपरा में भी है पहले से। ठीक। जैसे नागा साधु है, हाँ, हाँ। या जैन जैन में है ना? दिगंबर समाज है, और आदिवासी है, और वेस्टर्न इसमें अभी उनको नेचरिस्ट बोलते कि नहीं, हमको नेचर के पास जाना है, नेचर जैसा रहना है, इसलिए हमको कपड़े नहीं पहनना है। पर वो नेचर नेचर जो है, नेचर भी प्रकृति का ही भाग है। हाँ, हाँ। नेचर भी प्रकृति का ही भाग है, जबकि सोचना ऐसा चाहिए कि हमको व्यापक के पास जाना है या को एग्जिस्टेंस को पहचानना है, तो फिर आप कपड़े पहनना या नहीं पहनना उसमें बात ही नहीं आती। जैसे कोई पक्षी अपना घोंसला बनाता है, तो वो अगर नेचुरल है, तो मानव अगर कपड़े पहन रहा तो वो नेचुरल क्यों नहीं है? बिल्कुल ठीक है। वो भी नेचुरल ही है, क्योंकि बिल्कुल, मानव के इवोल्यूशन क्रम में उसको कपड़े पहनने की आवश्यकता महसूस हुई, तो वो नेचुरल हो गया। बिल्कुल। पर वो जो नेचरिस्ट की जो थ्योरी है, वो नेचर के पास जाना चाह रहे हैं, मतलब पशु जो करेगा वो हम करना चाह रहे हैं, ऐसा ये सोच ही गलत, वहाँ पे सोच ही गलत हो गई। बिल्कुल ठीक है। जबकि आपको नेचर के पास नहीं है, नेचर तो आप ही हो, और आप नेचर का ही पार्ट हो, प्रकृति का ही आप पार्ट हो। पर प्रकृति के अलावा एक और जो चीज़ है, जिसके साथ हमारा कोएग्जिस्टेंस है, जिसमें हमारी संपृक्तता है, वो हम पहचान नहीं पा रहे, इसलिए भ्रमवश हम बोल रहे हैं कि कपड़े नहीं पहनना है। तो वो परंपरा में भी जो था वो भी भ्रम था, और आज अगर वो मॉडर्न वेस्टर्न सोसाइटी भी बोल रही है तो वो भी भ्रमवश ही है। मतलब अभी अभी जिसको जो नेचुरलिस्ट जिसको अपन कह रहे हैं, तो वो ये कह रहा है कि जैसा हम पहली बार जब मानव आया, तो जिस स्थिति में है उसके पास उसकी उसको नेचुरिस्ट बोल रहा है वो। है ना? अब अपने को ये सोचना है कि मानव में ही ये जो शरीर को सुरक्षित रखने का बात है, ये जो इच्छा उसमें पैदा हो रही है ना, माने मैं शरीर को स्वस्थ बनाए रखना चाहता हूँ। मैं संबंध में हार्मोनी पूर्वक जीना चाहता हूँ, तो एक तो मैं अपने शरीर को स्वस्थ बना के जीना चाहता हूँ, संबंध में मैं हार्मोनी पूर्वक जीना चाहता हूँ, अपने साथ भी मैं हार्मोनी में जीना चाहता हूँ, अंतर्द्वंद जिसको कहते हैं, या समाज में हार्मोनी और प्रकृति के साथ हार्मोनी में जीना चाहता हूँ। अब ये जो मेरी इच्छा है, ये हार्मोनी में जीने की, शरीर को स्वस्थ बनाने की, ये इच्छा नेचुरल है कि नहीं है, ये सवाल बन रहा है। माने आप जो घर बनाना चाहते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, कपड़े पहनना चाहते हैं, अपने को जो स्वस्थ बना के रखना है, अपने परस्परता में जो हार्मोनी चाहिए, जो के साथ हार्मोनी हमें चाहिए, ये जो विचार है, ये नेचुरल है कि नहीं है आदमी में? यदि ये विचार नेचुरल है तो फिर उसका मैनिफेस्टेशन हो रहा है बाकी तो। इसलिए अपन ये कह रहे हैं कि ये जो जो भी हमने डिजाइन बनाए हैं, ये नेचुरल है। उसमें जो मुझे सुखप्रद नहीं है, जो द्वेष है, जो हिंसा है, जो युद्ध है, ये अननेचुरल है। क्यों? क्योंकि ये मुझे ही स्वीकार नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि तो मुझे जो स्वीकार होता है, जिसको अपन कह रहे हैं मानवीयतापूर्ण आचरण के रूप में या मानव लक्ष्य के रूप में, समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्तित्व, यही मुझे स्वीकार होता है, ये नेचुरल है कि नहीं है, इसकी बात कर रहे हैं। इसलिए नेचुरल और अननेचुरल को, नहीं तो ये नेचुरल नेचुरल डिफाइन ही नहीं हो रहा। देखो कहां पे फंस जा रहे हैं हम। व्हाट इज नेचुरल और व्हाट इज अननेचुरल, इसको यदि मैं सिर्फ मानव के विचार पक्ष को और उसके इच्छा पक्ष को छोड़ देते हैं, यदि देखो दिक्कत क्या हो रही, मानव के विचार को, इच्छा को, उसकी चाहत को, इसको छोड़ के जब मैं नेचुरल और अननेचुरल को ढूंढने जाता हूं, तो मैं जैसा वो पाया जा रहा है, प्रकृति में जैसा पाया जा रहा है, केवल भौतिक स्वरूप में, हम क्या किसका अध्ययन कर रहे हैं? केवल भौतिक स्वरूप का अध्ययन कर लिया। क्या कि जानवर से पहला मानव है ना, तो जंगल में पाया जा रहा है, पशुओं के बीच में पल रहा है, उसको मैं नेचुरल बोलने लग गया। किस स्वरूप को? भौतिक। लेकिन ये जो मानव पैदा हुआ इसी पशु से, इसी मानव ने
जिस पशु से पैदा हुआ वैसा जीने से इनकार कर दिया, या उसमें उससे भिन्न जीने की इच्छा पैदा हुई। ये जो इच्छा पैदा हुई इसमें भिन्न जीने की, ये इच्छा नेचुरल है कि नहीं है? इसको यदि हम पहचान लेंगे तो पकड़ में आएगा कि फिर इस इच्छा को पूरा करने के लिए जो भी प्रयास कर रहा है वो नेचुरल है। बस इतना सही ट्विस्ट है। भौतिक पक्ष के साथ साथ यदि मानसिक पक्ष को देख पाए तो बात पूरी हो गई। हम उसको पुश कर रहे हैं बार बार। माइक। हाँ। देखिए, मेरे को लग रहा है कि बटन चर्चा तो ठीक ही है। मैं सोच रहा था कि जब से मैं आया तो रास्ते में भी सोच रहा था कि आगे कैसे और सोचें कि चल लें। तो मेरे को लगता है कि अभी जो ग्रुप है वो बहुत एम्पावर्ड है और लगभग 270 से शुरू होके ये 70 तक पहुंचा है। चौथे उसमें राउंड में नहीं, चौथे राउंड में ये बहुत बड़ी सफलता है। ये तो मतलब ये बड़ी सफलता है इसमें कोई। और जितने भी सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, और भी कुछ लोग होंगे जो यहाँ मौजूद नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये बहुत ही एम्पावर्ड ग्रुप है। और 8 दिन का कैसे दी बेस्ट यूटिलाइजेशन हो और बहुत इंटेंसिव हो, उसको कैसे सोचें। तो मुझको लगता है कि एक बड़ा भाग तो ये है कि हम सभी एक दूसरे से इंस्पिरेशन पाएंगे। यदि एक दूसरे की स्थिति और गति के बारे में भी कुछ शेयरिंग होगी तो आज का दिन हम रात तक जितना संभव हो लगाएंगे, ऐसा मेरा भाव आ रहा है। यदि आप सबकी सहमति होगी तो मुख्य रूप से हम चर्चा 3 भाग में करें। एक पॉइंट ये होगा कि मेरी अभी तक की उपलब्धि क्या है, उसको हम सब शांति से बैठ के आधा घंटे में लिखेंगे और फिर एक शेयरिंग मोड में आएंगे ताकि प्रिसाइजली सभी की शेयरिंग आ सके और कम समय में अपनी बात कह सकें। तो पूरी बात को 2-3 बार लिख के बुलेट्स में ला के हम उसको छोटा कर सकते हैं, बहुत लंबा फैलने की बजाय। तो एक तरीका ये हो सकता है कि मेरी अभी तक की उपलब्धि क्या है, आगे मेरे लिए चुनौती क्या है, ये चुनौती के रूप में मैं क्या देखता हूँ अपने लिए, और उसके लिए मेरा संकल्प क्या है। बहुत बढ़िया है ना? तो अभी तक की मेरी उपलब्धि क्या है और आगे मेरे लिए मैं चुनौती के रूप में क्या देखता हूँ, चैलेंज के रूप में अपने लिए क्या देखता हूँ, और उसके लिए मेरा संकल्प क्या है ना? तो हर व्यक्ति इन 3 भाग में, चाहे आप आधा घंटा लें, लेकिन अपनी एक अभी तक का ऑडिट करें, ऑडिट करके अपनी एक स्थिति का पता चले, और इससे हमको एक दूसरे की स्थिति के बारे में भी पता चलेगा और एक दूसरे के साथ हम कैसे पूरक हो सकते हैं, और एक दूसरे से हम इंस्पिरेशन भी पाएंगे, एक दूसरे से प्रेरणा भी पाएंगे। ऐसा ठीक रहेगा अजय भाई? बिल्कुल ठीक है, एकदम बढ़िया है ना? आप सबकी सहमति है? क्योंकि बहुत आज हम चाहे 11 बजे तक चलें, यदि आप सबकी सहमति है तो 10 तक तो चल ही सकते हैं। है ना? तो हम एक बार सबकी एक शेयरिंग हो जाए। अभी बजाय 5:30, कितना बजे? 5:40। और अभी का सेशन हमारा कब तक चलेगा? नहीं, बस यही सेशन चलते हैं मेन, है ना, 8 बजे तक या 7 बजे तक। तो हम ये मान के चलें कि यदि हम अभी एक बार सुकून के साथ लिखने बैठें तो अपने को कितना समय ऐसा लगता है कि अपने को लगाने की ज़रूरत है? आधा घंटा है? 6 बजे तक? 6 चलेगा? है ना? और 6 बजे से फिर हम शेयरिंग शुरू कर देंगे। बहुत बढ़िया। भोजन हमारा कितने बजे रहता है? 8, 7:30। 7:30। तो 7:30 तक अभी चल सकते हैं। 7:30 से 8:30 भोजन, है ना? और यदि आप सबकी सहमति होगी तो 8:30 बजे हम फिर से असेंबल हो सकते हैं, क्योंकि अब संख्या भी कम है। लेकिन मेरे ऐसे मन में भाव है कि हम सभी एक दूसरे को सुने, उससे हमारा एक बहुत सारा आपस में भी कनेक्ट बनेगा। है ना? तो 6 बजे तक हम सुकून से लिखते हैं। यदि आवश्यकता लगती है कि हम 6 का 6:15 भी कर सकते हैं, कोई खास बात नहीं है ना? कोई हड़बड़ी नहीं करना है लिखने की। शेयरिंग का इतना ही मतलब है कि मेरी अभी तक की जो जर्नी है उसको मैं अपने में समीक्षित कर पाऊँ, और मेरी आगे की जर्नी को मैं अपने में कॉन्क्रेटाइज कर पाऊँ। उसके लिए हम सभी एक दूसरे के लिए कैसे सहयोगी हो सकते हैं, उसको वर्कआउट कर पाए।
देखो, किसी एक समय तक ये स्थिति होती है कि आपको दर्शन के बारे सूचना नहीं होती है, किसी एक समय तक प्रबोधक के माध्यम से आपको कोई सूचना मिलती है, किसी एक समय के बाद हम साथ साथ ही हैं, हम सभी एक दूसरे के लिए सहयोगी हैं और हम मिलके साथ साथ अध्ययन कर रहे हैं। इस भाव के साथ हम अपने में भी स्वीकारते हुए इस भाव के साथ हम आगे बढ़ेंगे। बढ़िया, एकदम बढ़िया। ठीक रहेगा। चलिए, बढ़िया। हेलो, हाँ जी। बोलते समय एक सत्यापन और कि इस बीच के 3 महीने में जो आपने प्रयास किया उससे आप कितने संतुष्ट हैं? पिछले सत्र से इस सत्र के बीच आपने जो भी प्रयास किया उससे आपकी स्वयं की संतुष्टि या असंतुष्टि कितनी है, ऐसा भी रख देंगे। देखो, अब तो अपन उस मोड़ पे आ गए हैं जहां अब है ना, आप खुद ही को बता देंगे, है ना, हम तो सुन ही लेंगे, सुना तो आप खुद को ही रहे हो। हाँ जी, बढ़िया। नमस्ते। सबसे पहले उपलब्धियाँ बताऊंगा। पहले से मनस्वस्थता अच्छी रहने लगी। विनोद सानेब्रा, सूरत से। उपलब्धियाँ है, पहले से मनस्वस्थता खूब अच्छी रहने लगी। पूरे दिन में खुश रहने का 80% तक पहुंच पाया हूँ। समझने की धगस बढ़ गई, द्वंद्व से बाहर आ गया, शरीर की नश्वरता और जीवन का अमरत्व पकड़ में आया, संवेदनशीलता से बाहर आ गया, संज्ञानशीलता की सूचना मिली है, अभी जीना में पूरी दिखती नहीं है। शब्द और अर्थ से वास्तविकता, वो भी सूचना मिली है। तो वो एक जर्नी, अभी तक शब्द की दुनिया में बहुत पठन करते थे, सूचना और समझना। दूसरा, भ्रमवश अभी गलती करते थे और गलती का या समस्या से समस्या का रास्ता निकालते थे, उसमें समस्या में, बड़ी समस्या में ही जाते थे। अब पता चला कि समाधान ही फाइनल रास्ता है, वो एक उपलब्धि हुई। जीवन सब समान है, तो इस पृथ्वी का जो इंसान कर सकता है वो मैं कर सकता हूँ। ऐसे तो इस सूचना आने से पहले भी थोड़ा हार्डवेयर था कमज़ोर, तो भी इतना ख्याल था कि कोई भी इंसान कर सकता है, मैं कर सकता हूँ। तो इस सूचना के बाद संबंध की जो वैल्यू है, उसकी जो मूल्य निर्वाह है, वो आंशिक रूप में कर पाता हूँ। ये उपलब्धियाँ रही इतनी। और चुनौतियाँ है, एक तो अकेले पढ़ते हैं तो कुछ पकड़ में नहीं आता है, बाउंस जाता है, अकेले पढ़ नहीं पाता हूँ, समझ में नहीं आता है। शब्द से अर्थ और अर्थ से वास्तविकता वाला कैसे पकड़े और कल्पनाशीलता में कैसे बिठाए, वो एक चुनौती है। निरंतर अभ्यास नहीं कर पाता हूँ और सहजता से या आसानी से अभी जितनी अंदर अपेक्षा है, जिज्ञासा है, उतना कर नहीं पाता हूँ।
अभ्यास नहीं करता हूँ, पठन नहीं कर पाते, ऐसे भी 3-4 घंटा दे देता हूँ तो भी अपनी प्यास बढ़ गई है क्या पता नहीं है। संकल्प ऐसा किया है कि ये दीपावली के बाद डेली 3 बजे के बाद में वो गोधनी भैया के साथ बैठता हूँ और एक तय कर लिया है कि 3-4 घंटा इसी में देने का। और बाबा जी को ज़्यादा सुनने का एक संकल्प किया है। और तीसरा, चालू में जब हम आदर्शवाद में थे तो कोई मंत्रन वो कुछ बोलते रहते, तो अभी कभी कभी कोई भी एक शब्द रहता है तो पूरा दिन रटन चालू रखता हूँ कि सह अस्तित्व, पूरा दिन उसको ही रटन करता रहे, तो जैसे कि न्याय धर्म शर्म क्यों उसी को ही रटन करते। ये 3 संकल्प किए हुए। बहुत बढ़िया। एक और बोलेंगे कि समूह से आपकी क्या अपेक्षा है? समूह से तो ऐसे अकेले में कुछ नहीं कर पाता, तो समूह ही सबसे ज़्यादा सहयोगी बन सकता है। वो समूह इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है, अपेक्षा वही है। और अगली लास्ट अपना अक्टूबर वाला अध्ययन शिविर से ये शिविर तक उपलब्धियां मैं पहले से कुछ ज़्यादा पठन और कर पाया। आपने 11 बार बोला था तो उसमें 3 बार पढ़ पाया और 2-3 बार सुन पाया पूरा मानव व्यवहार दर्शन, और सुनने में 2-3 बुक और भी सुन ली, पठन नहीं किया। क्या बात, सुनना भी। बहुत बढ़िया। अच्छा, हाँ लगभग, हाँ 4-5 दिन पक्का, 2-3 दिन थोड़ा जुगाड़। हाँ देखिए, ये प्रयास इस अर्थ में भी है कि धीरे धीरे, जैसे मान लो पिछले 15 साल का हम लोग का भी सफ़र है, तो उस क्रम में कभी हम अपने को संभालते रहे, कभी कंटेंट को संभालते रहे, कभी बुक प्रिंटिंग में जाती रही, कभी हम भी, मतलब बहुत सारा नया नया चीज़ें, एक एक चीज़ इस्टेब्लिश हुई। तो उस रूप में मैं कहूँगा कि ये अध्ययन शिविर और जिस पूर्व की पृष्ठभूमि और सबकी तैयारी के साथ जैसा शुरू हुआ, तो उसमें एक स्वयंस्फूर्त विधि से निकल के आया कि चलो इसको क्रमशः इसी को आगे लेके चलें। तो ये देश में पहला प्रयोग था जब पहले परिचय शिविर को ही सीधा अध्ययन शिविर में कन्वर्ट किया गया, और उस रूप में जो भी सारी पृष्ठभूमि बनी है उसमें ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी स्थिति है। तो अभी तक ये है कि ड्रॉप आउट रेट, यदि शिविर किए हुए लोगों की संख्या और अध्ययन में निष्ठा के साथ आगे चलने वालों की संख्या को देखें तो शायद 1% से भी कम है। इस शिविर को देखें तो ये 270 का यदि 70 रह गया तो कितने प्रतिशत हो गया है? तो हम 1% से उठ के 25% पे आ गए, है ना। और लगभग जिस कैपेसिटी के लोग इस ग्रुप में हैं, मैं तो कहता हूँ कि 2 साल केवल वो किया जाए जो हमारी जागृति के लिए अनुकूल हो। मतलब उसमें कार्यक्रम या नॉन कार्यक्रम की अब चर्चा नहीं है। यदि कोई कार्यक्रम भी मेरी जागृति के लिए अनुकूल है तो किया जाए, नहीं अनुकूल है तो नहीं किया जाए। तो ये 2 वर्ष को लगा के, यदि पिछला, यदि हमने कब शुरू किया था ये निकोरा? मैं कब? 22 मई। तो लगभग 22 मई से शुरू होके अब क्या चल रहा है? जनवरी। कितने महीने हो गए? हाँ, 9 महीने में तो जन्म हुआ है, 9 महीने में तो भी बच्चा बाहर आया है। अब तो यात्रा शुरू करेगा। तो अभी यात्रा अब शुरू हुई है ऐसा मान लें, क्योंकि जिस तरह की अब इंटेंसिटी बनी है और जो भी फिल्टर लगना था वो फिल्टर लग के जिस तरह की, नहीं इसकी जरूरत नहीं। अच्छा, तो लगभग अब ये स्थिति बनी है कि पिछले 8 महीने लगा के हमारी खुद की एक स्टेबिलिटी बनी है। अब दर्शन हमारे लिए नया नहीं है, लोग हमारे लिए नए नहीं हैं, सूचना का क्रम चाहे वो ऑडियो वीडियो, ये हमारे लिए नया नहीं है, और लगभग लोग भी अब सब एक फैमिली जैसा हो गए। तो इस क्रम में यहाँ से अब सही अर्थों में एक यात्रा शुरू होती है। पिछला भी सत्र जैसे हमने किया, तो बेसिकली जिसको हम सहअस्तित्व कह रहे हैं उसकी जो मूल भावना है वो पिछले सत्र में स्पष्ट हुई है। बोर्ड आ गए? 3 आए, 3 ये 6 हो जाएगा। 7 चाहिए अपने को, पर कोई बात नहीं, बन जाएगा। तो 6 बोर्ड अपने पास आ गए। तो इस बार हम 6 बोर्ड इस 6 कॉर्नर में लगाएंगे, और कल से जब पठन करेंगे तो हर ग्रुप में प्रस्तुतियाँ होंगी,
और फिर एक सामूहिक प्रस्तुति होगी, ठीक है। तो इस वाले सत्र में हम इस विश्वास को और गहरा पा जाएंगे कि पढ़ के मैं समझ सकता हूँ और अपने समूह में हम समझने का काम कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे साथ उसको देखेंगे। तो मैं सोचता हूँ कि यदि साल भर, अभी जनवरी शुरू होता है, 6 सत्र होने से हम दर्शन पार कर लेंगे। दर्शन पार करके यदि बहुत अच्छे से दर्शन ठीक से पार हो गया तो आगे की यात्रा में फिर हम पठन और कार्यक्रम अपनी अपनी रुचि और योग्यता अनुसार और रुचि अनुसार जो भी हमारी जागृति के लिए अनुकूल होगा, धीरे धीरे उसके चयन हम करेंगे। तो इस एक समूह को पार उतार के देखते हैं इसका फाइनल रेशो क्या आता है। ऐसा हमने शुरू में जब शुरू किया था ये सत्र, तब भी ऐसा सोच के ही शुरू किया था, समापन पे ये एक स्थिति बनी थी। तो धीरे से इसको देखते हैं तो बढ़िया। मैं छोटी सी खुशी और शेयर कर दूं आपसे। नरेंद्र यादव जी से कितने लोग परिचित हैं? जो इस समूह में है अधिकांश लोग परिचित हैं। कितने लोग नहीं परिचित हैं? ओह, काफ़ी सारे लोग। तो आप ही आ जाओ, फिर मैं ये क्या करूँगा। नरेंद्र यादव जी लगभग 5-6 महीने पहले संपर्क में आए? नहीं, दिल्ली से हापुड़ पहला शिविर किया था, तो लगभग 5-6 महीने पहले संपर्क में आए हैं। और मैं जितना मैं अब ध्यान रख पा रहा हूँ तो 66 में आपने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से पास आउट किया। 77 में दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से पास आउट किया और उसके बाद MTNL के CEO के रूप में आप रिटायर हुए और किसी योग संयोग में एक शिविर में आना हो गया। अभी 5 शिविर, कुछ हापुड़ में, कुछ यहाँ, जो इतने भी अभी अध्ययन सत्र चले इस समूह के साथ, उसमें आप रहे। और अभी आप आत्मीय में थे, तो आत्मीय के रहने के दौरान अभी आत्मीय में 8000 UG स्टूडेंट्स के साथ में शिविर, और उनमें से जो लोग बाहर निकल के आ रहे हैं उनके साथ आगे का सिस्टम लगाएंगे। तो एक 8000 बच्चों के हमारे बीच में कुछ सर लोग ही हैं आत्मीय से, तो एक अच्छा वातावरण बना है। तो वहाँ रहते रहते हमारी चर्चा होती रही। तो नरेंद्र यादव जी ने लगभग ऐसा कमिट, मेरे को लगता है आप ही शेयर करो तो मैं, फर्स्ट हैंड शेयरिंग हो तो ज़्यादा अच्छा। आइए। हाँ, और आपकी भी शेयरिंग हो जाएगी और वो भी हो जाएगी। वो लाइट चलेगी। हेलो। अभी जो चर्चा हुई उसमें जो पॉइंट्स बताए गए, तो मैंने कहा उस पर थोड़ा पे मैंने भी लिख लिया थोड़ा सा, तो लाइट डाल ही देते हैं। तो पहले तो उपलब्धि से शुरू करते हैं। जैसे बताया कि करीब 6 महीने की मेरी जीवन विद्या की जर्नी है। उससे पहले मैंने बाकी और बहुत सारे जो भी बड़े बड़े संत महाराज हुए उनसे सबसे मेरी चर्चा होती रही वैसे। और यहाँ पे भी मैंने अभी तक 3 परिचय शिविर 3 प्रबोधक के कर लिए, 2 अध्ययन बिंदु कर दिए और दूसरा ये अध्ययन चल रहा है। तो अगर इसको मोटा मोटा देखूं, माइक थोड़ा पास रख। मोटा मोटा देखूं तो शब्दों के रूप में पकड़ तो इतनी बढ़िया नहीं बनी। उसका एक कारण मैंने देखा, अभी मैं बुक ले रहा हूं जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों है, तो पकड़ थोड़ी अच्छी बन रही है, पर भाव में पकड़ मेरी बन रही है, ये मेरे को लगता है। तो उसमें अगर उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो मूलतः जो है 3 चीज है बेसिकली जो मेरे को यहाँ पे लगी इसमें विद्या में। एक तो व्यापक, एक शरीर और एक जीवन। तो अगर व्यापक को देखें तो व्यापक में मैं क्वांटम थ्योरी वगैरह इधर उधर काफ़ी, अद्वैत वगैरह में मैंने काफ़ी स्टडी करी थी पहले, तो वो मेरी बड़ी काम आई मेरे को। तो व्यापक समझना मेरे लिए थोड़ा आसान हो गया। और जहाँ तक शरीर की बात है, तो शरीर जो है, देखिए कुछ ना कुछ शरीर में प्रॉब्लम चलती रहती है। फॉर्चुनेटली 20 साल से मैंने कोई मेडिसिन नहीं खाई, पर 20 साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये सब सेट हो गया। तो मेरे को असल में टाइफाइड हुआ 20 साल पहले, और उसके बाद वो रिलैप्स हो गया, और उसके बाद मेरे को 15 दिन हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा। और उस टाइम एक ही मेडिसिन चलती थी जो अब टोटली बैंड है, सेप्ट्रॉन। तो सेप्ट्रॉन का पहले खाई गई गोली, फिर बाद में इंजेक्शन भी सेप्ट्रॉन के, तो उसके काफ़ी साइड इफेक्ट थे।
वो काफ़ी मेरे को हुए, जिसमें से एक मेजर जो परमानेंट हो गया वो हियरिंग। तो मेरे को कभी कभी कुछ लोग कुछ आप बोलते हैं, मैं सुनता नहीं हूँ, तो दिक्कत होती है। अगर मैंने नहीं लगाया हुआ हियरिंग एड तो थोड़ा दिक्कत पड़ती है। तो इसलिए जैसे मेरे रूम में ही बता रहे थे वो, उन्होंने मेरे से कुछ कहा, मैंने सुना ही नहीं क्योंकि मैंने लगा नहीं रखा था उस टाइम। तो इस तरह से थोड़ा सा इशू है, बट एनीवे उसका फ़ायदा भी है। फ़ायदा ये है जैसे कि ट्रेन या कार में आप जा रहे होगे ना, तो मेरे को अच्छा सुनाई देगा, क्योंकि आपको बैकग्राउंड नॉइज़ आती है, मेरे को आती नहीं तो हर चीज़ का फ़ायदा है, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ तक जीवन का सवाल है, तो जीवन जो है यहाँ पे जीवन विद्या में, जो मध्यस्थ दर्शन में जीवन का जो है, ये मेरे लिए पूरा नया था। इसके बारे में मेरा कुछ ज़्यादा पहले कुछ था नहीं खास। तो यहाँ पे मेरे को इसमें इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा जगा, क्योंकि जब जीवन परमाणु की बात करी, क्योंकि जब भी परमाणु की बात करते हैं और थोड़ा साइंस बैकग्राउंड से होते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। तो मेरे को भी बड़ा मज़ा आया। तो हमने 120 की संख्या निकाली पहले, 120 की संख्या होनी चाहिए, वो भी टैली कर गई। ऐसे कुछ कुछ चीज़ें हुई अच्छी अच्छी। और फिर इसका सॉफ्टवेयर लेयर, कंप्यूटर हमारा फील्ड है, तो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर लेयर्स होती हैं, नेटवर्क में सॉफ्टवेयर लेयर्स होती हैं। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे ABCDM सॉफ्टवेयर लेयर देखी। यहाँ पे आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति को मैंने डिस्प्ले कह दिया ABCD M1। तो ये लेयर को स्टडी जो किया, और जो 10 क्रियाएं, 4.5 क्रिया में जो नॉर्मली हम रहते हैं, और 10 क्रिया तक जो जाना है, उसमें काफ़ी क्लियरिटी थोड़ी थोड़ी आनी शुरू हुई है। व्यवहार और संबंधों में शायद मेरी पहले से पकड़ अच्छी नहीं थी, तो वो अब पकड़ अब धीरे धीरे बन रही है, ये मेरे को समझ में आया। क्योंकि मैंने सोचा कि यार पढ़ाई से ही काम चल जाएगा, तो मैं पढ़ता ही रहा, और वो भी नई नई चीज़ें आती नहीं फॉर्चुनेटली। जैसे पहले तो कंप्यूटर आ गया, तो कंप्यूटर में नया आता रहा, फिर टेलीकॉम में आ गया, तो टेलीकॉम में नई नई चीज़ें होती रही, मोबाइल आ गया, ये आ गया, वो आ गया। तो कुछ नई चीज़ें इतनी ज़्यादा रहीं कि व्यवहार को थोड़ा नेग्लेक्ट शायद हुआ, तो उसको अब दोबारा से पिकअप करना पड़ेगा, ऐसा लगता है। तो दृष्टि जो है, मेरे को लगता है थोड़ी थोड़ी प्रियत लाभ से जो है कुछ बदलाव तो हो रहा है, ऐसा लग रहा है। अगर वैसे मतलब क्वांटिटेटिव टर्म में कहूँ तो मेरे को लगता है जो सुख का अनुभव है ना, जितना मेरे को पहले होता था उससे करीब करीब डबल तो हो ही रहा है। और जैसे बोर होना जो पहले होता था ना, बोर होना, हालांकि मेरे पास कोई काम नहीं है इस टाइम, आपको बताऊं रिटायरमेंट के बाद काम क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, पर बोर होना काफ़ी कम हो गया। तो मैं टीवी तो पहले ही करीब 1 साल से नहीं देख रहा, और न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ता, सिर्फ अपने मोबाइल में देख लिया जो कुछ देखना है, बाकी इंटरटेनमेंट के नाम पे भी रेगुलर कुछ नहीं करता। तो वो बोरियत तो थोड़ा सा कुछ कम हो रही है। अब आई चुनौती की बात, तो कहाँ पे फंसावट है अपनी, अब ये थोड़ा देखना पड़ेगा ना। तो मेरा जो अपना फंसावट है, क्योंकि असल में पोस्ट पे, पद पे बहुत रहा मैं, और बहुत लोगों को डांटे बिना तो मजा ही नहीं आता। तो मेरे पास जैसे MTNL में 30,000 का स्टाफ था, तो हर रोज कोई ना कोई मीटिंग जिसमें 15-20 तो ऑफिसर होंगे ही, तो डांटना पड़ेगा ही। तो ऐसे लगता था मुझे ही सब कुछ आता है, बाकी किसी को तो आता नहीं कुछ भी। तो वो जो आवेशित होने का जो प्रक्रिया थी, जो मैंने ज़्यादातर सीनियर लेवल के ऑफिसर्स में देखी है, वो काफ़ी मतलब बन गई अच्छी तरह से। तो उसको अब छुटाना है थोड़ा सा, उसको थोड़ा कम करना है, तो वो प्रयास जारी है, पर कुछ कम तो हुई है, पर अभी है। दूसरा जो है, दूसरे को जो है कम आंकने की आदत, कि भाई क्योंकि आपका पद है, आपकी क्वालिफिकेशन है, तो आप सोचते हो यार हम तो सेक्रेटरी बन गए, अब बाकी तो नीचे ही है सब। तो उस तरह से, तो मंत्री को छोड़ दो, प्राइम मिनिस्टर को छोड़ दो, बाकी तो सब नीचे है। तो उस तरह की फीलिंग जो है ना, वो मैंने देखा है कि उस कम्युनिटी में, ब्यूरोक्रेसी में बहुत ज़्यादा है। और मैं जो है ना, पहले मैं जैसे बच्चों को ज़्यादा भाव नहीं दे पाता था, तो अब मैं देखता हूँ कि जो वो लोग हैं वो भी नहीं देते ऐसे ही। तो रीज़न जो है ना बेसिकली क्या है, कि हमारी सोच है, जो समझ है ना वहाँ तक विकसित ही नहीं है शायद। तो जिस तरह उस तरह से चलता रहता है वो। अब आया कि हाँ, अध्ययन को अब ये पूरा करना है मेरे को, तो अध्ययन में अब लगी गए हैं, तो ये तो पूरा हो ही जाएगा मेरे हिसाब से। तो ये भी एक चुनौती है, पर इसमें पूरी आशा है। अब आई जहाँ तक संकल्प की बात, तो संकल्प में एक संकल्प तो रिटायरमेंट या जीवन विद्या आने से पहले मैंने कर लिया था। वो ये था कि जो व्यवसाय मैंने 40 साल किया उसको नहीं करना, यानी कि टेलीकॉम, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट और ये सब चीज़ें, इनको नहीं करना। अब ये मैंने रिटायरमेंट के टाइम ही कर लिया था, क्योंकि उस टाइम में मेरे पास ऑफर थे पर मैंने सोचा कि यार ये तो 40 साल हो गया, तो 40 साल तो बहुत बड़ा पीरियड होता है लाइफ का। तो मैंने कहा यार कुछ
क्योंकि कुछ कमी नज़र आ रही थी अंदर। तो मैंने कहा उसको ढूंढे, तो उस ढूंढने में ये जीवन विद्या मिल गई, तो मेरे को लगता है कि सेट हो गया अपना मामला। दूसरा जो है संकल्प में ये है कि बच्चों के साथ काम करने की जो मेरी बहुत प्रबल इच्छा है, और वो जो है सोम भाई जैसे चर्चा हुई और उस तरह से, तो वो आत्मीय यूनिवर्सिटी में उनकी उस तरह की कुछ रिक्वायरमेंट भी है, तो शायद वो कुछ मैच कर जाए, ऐसा ऐसा मेरे को लग रहा है। तो ये इस डायरेक्शन में मैं थोड़ा सा टाइम अब डिवोट करना चाहूँगा, कुछ साल, तो फिर देखते हैं क्या होता है आगे। और बाकी तो इस विद्या को समझना ही है, और जीवन में मेरे को लगता है कि मेरे लिए तो और कोई काम बचा नहीं है। ठीक है, वैसे भी 63 साल तो हो ही गई है, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं है, तो इसलिए जो है मेरे को लगता है कि इसको समझना ठीक तरीके से, जो भी 4-5 साल लगे, और जब समझ में आ जाए तो अगर किसी को थोड़ा समझाना पड़े तो वो काम, बस यही काम अब करना। अब सोम भाई कह रहे थे कि संतुष्टि का आकलन थोड़ा सा करो, कितनी संतुष्टि है, तो मैं थोड़ा देख रहा था, तो मेरे को ऐसे लगता है कम से कम 80 to 90% तो है ही। तो ये पिछले अगर मैं देखूं कि 6-7 महीने की जो उपलब्धि है, वो अगर मैं पूरा 40 साल देखूं तो उसमें ये सबसे गोल्डन पीरियड है। अच्छा, समूह से अपेक्षा की और जिक्र किया गया था, तो वो भी मैं सोच रहा था कि मेरी समूह से क्या अपेक्षा है। तो मेरी आपसे यही अपेक्षा है कि हर एक आदमी की, मैंने देखा है कि समझ जो है ना किसी किसी डायरेक्शन में बहुत ज्यादा विकसित हो जाती है, तो उसकी शेयरिंग होनी चाहिए। और शेयरिंग भी अगर बच्चों में हो तो वो बहुत ही सुंदर है, और डिफरेंट एज ग्रुप की हो तो और भी सुंदर है। अब जैसे मान लो मैं आत्मीय यूनिवर्सिटी जब अभी मार्च के एंड से जब से भी शुरू करूंगा थोड़ा बहुत वहाँ पे, तो मेरे को बच्चों के लिए ना वो चाहिए टीचर्स, कम से कम महीने में 2 महीने में 1 क्लास ले लें चाहे। तो मैं चाहता हूँ कि आप में से कुछ लोग वॉलंटियर करें, और बच्चों को थोड़ा सा, और डिफरेंट क्लास के, मतलब पीजी पढ़ाना है, यूजी पढ़ाना है, या इवन स्कूल भी, कुछ भी, तो वो जो है, और जो आसपास रहते हैं उधर आ ही सकते हैं, गुजरात वाले तो आ ही सकते हैं, गुजराती मीडियम भी है वहाँ पे, गुजराती में बोलेंगे तो और ज़्यादा उनको फेमिलियर होगी। तो इस तरह से जो है ये चीज़ को हम उसको थोड़ा सा और पुश कर सकते हैं, और जो आपकी समझ विकसित हो रही है धीरे धीरे, उसका फायदा उठा सकते हैं। तो समूह से मेरी अपेक्षा। धन्यवाद। हाँ जी, आइए स्वेच्छा से 2 लोग आते जाएं, ताकि तीसरे को इंतज़ार नहीं करना होगा। तो देखिए, ये एक स्थिति बनी, और कुछ लोग के साथ और इसी तरह की स्थितियाँ बन रही हैं, जब कुछ दूर चलने के बाद आदमी कोई एक जिम्मेदारी ले ले रहा है। मेरे को लगता है कि सत्र के एंड तक हम ऐसी सारी जिम्मेदारियों को भी एक बार फिर से लिस्ट बनाएंगे, चाहे वो वीकली गोष्ठियों को कोऑर्डिनेट करने की बात है, चाहे वो पठन पूर्वक, जैसे अभी कल मैं अपने छोटे भाई से दिल्ली बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया चीज़ मिली है, अनुभवात्मक अध्यात्मवाद में पढ़ रहा था। अब देखिए, बात किया था बिल्कुल किसी घरेलू काम के हिसाब से, और कैसा चल रहा है, बोले नहीं वो पढ़ रहा हूँ और बहुत अच्छा लगा। आप बार बार बोलते हो ना, वो भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता, पर आपने उसका आंसर नहीं दिया था। मैं बोला भाई, बोले मानो उसमें अनुभवात्मक अध्यात्मवाद में बहुत अच्छा लिखा मिला। मैं क्या मिला? तो उसने बोला कि विगत का धन्यवाद, वर्तमान में प्रस्ताव, और भविष्य में सर्व शुभ की कामना के साथ। तो विगत का धन्यवाद है, जो कुछ भी गुजरा उससे मुझको जो लर्निंग मिली है ना, जो मेरी एक स्थिति पहले से बेहतर मिली, तो विगत का धन्यवाद। तो भूतकाल की पीड़ा के स्थान पर समाधान की रोशनी में जब हम देखना शुरू करते हैं, तो ये स्वीकार हो जाता है कि बेसिकली पूरी जर्नी अपने आप में एक लर्निंग प्रोसेस है, और हम एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाते हैं। तो विगत को धन्यवाद। भैया कभी कभी मैं इस बात को बार बार बोलता हूँ कि भैया हमारा शिविर एंट्री पॉइंट है। आप जल्दी से बाबा पूरा दर्शन, जो भी बाबा ने उस समय जो अनुभव मूलक अभिव्यक्ति है, उसका कोई विकल्प नहीं है। तो अनुभव मूलक अभिव्यक्ति के रूप में ये 12-13 किताबें और जो भी आदरणीय नागराज जी के वीडियोस उपलब्ध हैं, हम बहुत इंटेंसिटी के साथ में उसमें घुस पाएँ और एक एक शब्द में अपनी ज़िंदगी खोज पाएँ, तो ऐसा बहुत कुछ लिखा हुआ मिलेगा जो पढ़ने से ही हमको रोमांच पैदा करता है और हमारी ज़िंदगी में हमको एक लेवल अप की तरफ एक संकेत देता है।
तो भूतकाल की पीड़ा के स्थान पर विगत का धन्यवाद, वर्तमान में प्रस्ताव, किसको किसके लिए? मैं खुद ही को प्रस्ताव लगातार देता हूँ। जैसे ही वो पूरा सॉफ्टवेयर मेरे अंदर लोड हो जाता है, स्मरण में आ जाता है, शब्द से अर्थ की यात्रा किसी स्थिति तक पहुँचती है, तो जब भी मैं कुछ करने जाता हूँ, जो जितना ही मानवीय आचरण से डेविएट होता है, तो मैं खुद को एक प्रस्ताव देता हूँ और उस प्रस्ताव की रोशनी में मैं अपने आप को करेक्ट करता हूँ, और यही काम है। तो विगत को धन्यवाद, वर्तमान में प्रस्ताव और भविष्य के लिए सर्व शुभ की कामना के साथ अपना तन मन धन अर्पण कर पाना। तो विगत के लिए सर्व शुभ की कामना, भविष्य के लिए सर्व शुभ की कामना। अब देखिए, बात किया था बिल्कुल किसी घरेलू काम के लिए, लेकिन उसने तो मेरे को दिन भर का मसाला दे दिया। ऐसा नहीं है कि मेरा ध्यान कभी नहीं गया होगा, पर ऐसे मेरे रोज़मर्रा में ऐसा ध्यान में भी नहीं है, जबकि मैं यही सोचता हूँ, यही बोलता हूँ, यही करता हूँ। तो इसका मतलब ये हो गया कि यदि हम उस प्रोसेस में लगे हुए हैं, तो कब किसको कोई लाइन पकड़ में आके वो खुश हो रहा होगा और दूसरे का फ़ोन आएगा तो मैं उसको सुना दूंगा। तो हमारा संवाद भी एक क्वालिटी को पा जाता है। हाँ जी, माइक ऑन नहीं है। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम कृष्णा है और मैं कृष्णा और अन्नू दोनों आ जाए, परिचय से थोड़ी होते, एक मन दो शरीर। मेरा नाम कृष्णा है और मैं अपने पुराने स्थिति को जब विश्लेषित करता हूँ तो ऐसा देखता हूँ कि बचपन से ही कहीं ना कहीं हमेशा एक प्रयास था कि सही क्या है, क्या रास्ता है। तो मैंने बहुत सारे प्रयत्न किए। फाइनली 2017 में जीवन विद्या मिला और उसके बाद से अध्ययन मेरा शुरू हुआ। तो सूचना तो मुझे मिल गई 1-2 साल में काफ़ी कुछ। हालांकि बुक मैंने बहुत नहीं पढ़ी पूरी, बट लगता है कि काफ़ी कुछ सूचना ऐसे मिल गई। कुछ समय बाद सूचना मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरी गति रुक सी गई है थोड़ी, क्योंकि जब भी मैं व्यवहार में जाता हूँ लोगों के साथ तो देखता हूँ कि अभी भी बीच में गुस्सा आता है, क्रोध आता है, आवेश आता है और मेरी गति आगे बढ़ नहीं रही। तो काफ़ी करीब 4-5 महीने तक, काफ़ी समय तक मैंने इसका विश्लेषण किया कि क्या कारण है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैंने ऐसा पाया कि इसका जो मूल कारण है वो कहीं ना कहीं दूसरों से सम्मान पाने की इच्छा है। और इसके अंदर मैं और जब गहराई से गया तो मैंने अहंकार को समझा। इसमें कानपुर में जब गया था तो गणेश बागरिया जी ने भी इस पर थोड़ी सी बात की थी, तो उससे भी बड़ी स्पष्टता बनी कि हर एक व्यक्ति अपने अहंकार का स्वरूप है। अहंकार का मतलब है, जैसे सुबह में मैंने चर्चा किया था कि हर व्यक्ति अपनी कुछ कुछ छवियाँ बनाता है। कैसी कैसी छवि? कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, समझदार हूँ, ये कुशलता है, अच्छा दिखता हूँ, सब लोग मुझे अच्छा मानते हैं। ये छवि मैं ऐसा मानता हूँ कि दूसरे ऐसा समझते हैं कि मैं ऐसा हूँ। और जब भी दूसरे के साथ व्यवहार करता हूँ तो उसमें कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि मेरी इसमें से कोई एक छवि डिस्टर्ब हो जाती है, वो कुछ मुझे कह देता है। तो उससे मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो छवि बनाई थी कि मैं बहुत समझदार हूँ, वो टूट जाता है इसमें। तो जैसे ही वो टूटता है तो मेरे अंदर गुस्सा, आवेश, क्रोध ऐसा आता है। तो मैं फिर तर्कपूर्वक क्या करता हूँ कि इसको अपनी वो छवि फिर से बनाने के लिए प्रयास करता हूँ। उसको सामने वाले को गलत साबित करके अपनी वही छवि फिर से स्थापित करने का पूरा प्रयास करता हूँ। तो मेरा पूरा प्रयास और पूरी ऊर्जा जो है अपनी इन्हीं 10-12 छवियों को बनाने में चला जाता है और मेरी गति रुक जाती है। इसको मैंने एक उदाहरण से समझा, प्रतीक रूप में, कि जैसे कोई एक गाय है, एक खूंटे से बंधा हुआ है रस्सी से। तो प्रतीक रूप में मैंने ऐसा समझा कि गाय यानी मैं,
रस्सी यानी वो अहंकार का रस्सी है। और दर्शन की सूचना मुझे मिल गई सारी, तो मुझे लक्ष्य पता चल गया कि सुखी होना मेरा लक्ष्य है। तो सुखी को मैं एक पेड़ मान रहा हूँ। तो वो गाय क्या है, खूंटे से बंधी हुई है और सामने एक पेड़ को देख रही है कि मुझे उस पेड़ तक पहुँचना है। वो पूरा प्रयास करती है लेकिन उस वहाँ तक जा नहीं पाती। क्यों? क्योंकि वो अहंकार रूपी रस्सी से बंधी हुई है, वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाती। तो मुझे ये समझ में आया कि मेरी दर्शन में या अध्ययन में गति इसी वजह से नहीं हो पा रही कि मैं इस अहंकार के रस्सी से बंधा हुआ हूँ। तो जब तक ये अहंकार की रस्सी यानी कि दूसरों से सम्मान पाने की इच्छा जब तक पूरी तरीके से नहीं खत्म हो जाती, तब तक इसमें मैं अपने लक्ष्य तक बहुत आसानी से नहीं पहुँच पाऊँगा। तो मेरा सबसे बड़ा संकल्प अभी यही है कि कैसे ये सम्मान पाने की इच्छा कम हो जाए। और इस गति में मैं अभी एक उपलब्धि के रूप में ऐसा भी है कि अभी जब भी मैं व्यवहार कर रहा होता हूँ, दूसरों से बात कर रहा होता हूँ, तो मैं अभी मान लीजिए कुछ बोलने वाला हूँ, तो जैसे ही बोलने वाला होता हूँ बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ऐसा मन में कभी कभी आ जाता है कि ये मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ कि सामने वाला ये समझे कि मैं समझदार हूँ और मेरा सम्मान हो। तो कई बार मैं उस चीज़ को जो बोलने जाता हूँ उसको ड्रॉप कर देता हूँ, और कई बार ऐसा नहीं भी होता है। तो अभी मैं अपने आप से ही ऐसा जूझ रहा हूँ कि कैसे इससे मुक्ति पाएँ। कभी ऐसा हो पाता है, कभी नहीं हो पाता है। तो मेरा संकल्प यही है कि इसको मैं कैसे दूर कर पाऊँ। दूसरी उपलब्धि ये है कि अभी मैं अपने भाव को पढ़ पाता हूँ, इसमें मुझे लगता है थोड़ी गति मेरी बढ़ी है। और इस भाव को मैं कैसे पढ़ पाता हूँ कि मैंने विपश्यना भी किया हुआ है, तो उसका भी बहुत बड़ा उपकार है कि मैं जिस भी भाव में होता हूँ उसके अनुरूप शरीर का कोई संवेदना होती है। तो मैं अभी 24 घंटे में कई बार अपने ऊपर मेरा ध्यान जाता है और मैं ये देख पाता हूँ कि इस समय मेरी क्या स्थिति है। तो उस स्थिति को मैं कैसे नाप पाता हूँ, वो उसके कुछ पैमाने मैं देखता हूँ। जैसे मेरी सांस की क्या गति है, शरीर में कैसी संवेदना हो रही, मैं हल्का महसूस कर रहा हूँ कि भारीपन महसूस कर रहा। ज़्यादातर हृदय के पास में और मस्तिष्क के पास में ऐसा लगता है कि जब भी मैं हल्का महसूस करता हूँ तो इस शरीर का बहुत बहुत मतलब बहुत कम अनुभव होता है, हल्कापन होता है। तो मुझे लगता है कि इस समय मैं सुखद स्थिति में हूँ। और कभी कभी शरीर में भारीपन, सांस की गति तेज होती है तो मेरी स्थिति ठीक नहीं होती, भाव ठीक नहीं होता। तो उस पर तुरंत मेरा ध्यान जाता है और कुछ विश्लेषण करके मैं उसको ठीक करने का प्रयास करता हूँ। और अगली उपलब्धि ये है कि अभी तक मैंने अपने पूरे ज़िंदगी में जो भी स्थितियाँ मेरे साथ आई हैं, बहुत से लोग मिले और कुछ अच्छी घटनाएं हुई, कुछ बुरी घटनाएं हुई, तो मैंने किसी भी स्थिति को कभी भी निगेटिव नहीं लिया। मेरे साथ किसी ने अगर बहुत भी बुरा किया तो मैंने उसको इस तरीके से मैंने देखा कि ये एक संकेत है, एक बुरी घटना हुई तो मैं इसमें दुखी हुआ, तो ये इस व्यक्ति ने मुझे संकेत दिलाया कि तुमको दुखी नहीं होना है, तुम एक स्टेप और आगे जाओ। तो जितने भी नेगेटिव चीज़ आए मैंने हमेशा उसको पॉजिटिव लेके उसको सीढ़ी बना के, मुझे लगता है कि अभी भी ऐसा करता हूँ और आगे गति कर रहा हूँ। और अगली उपलब्धि ये है कि अभी बिल्कुल ऐसा निश्चित हो गया है कि मेरा एक ही लक्ष्य है, अनुभव संपन्नता और जागृति। और इसीलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ और जितने भी मेरे कार्यक्रम हैं इसी के अनुरूप हैं। और इसके अलावा मुझे कोई और लक्ष्य दिखता नहीं, बस इसी के अनुरूप जो भी करूँ इसके अनुरूप हो और वहाँ तक पहुँचूँ, ऐसा बार बार मनन आता है। सुबह में थोड़ा ध्यान और मनन भी करता हूँ तो इस बात को बार बार मैं दोहराता हूँ। और शुरू में जब मुझे दर्शन मिला था तो जैसे अभी क्या होता है कि जब भी मिलता है लगता है ये बहुत अच्छी चीज़ है, मेरे पास है तो सबके पास पहुंचना चाहिए। तो मैं बहुत प्रयास करता था कि इनको भी समझाऊं, उनको भी समझाऊं, सबको समझाऊं, और वो नहीं समझते थे तो बहुत पीड़ा होती थी। अभी ऐसा लगता है कि दूसरों को नहीं समझाना है। नहीं समझाना का मतलब पहले खुद पे ध्यान देना है। अभी भी बहुत सारी गति है जो मुझे करनी है।
मैं जीऊँगा उस तरीके से तो लोग मेरे जीने से उनको दिखता ही है वो, और वो चलेंगे ही ऐसे। तो वो जो ऊर्जा मेरी खर्च होती थी, इनको बदलना, उनको पहुंचा देना, वो बहुत कम होती है। सामने से कोई कुछ पूछता है कुछ, तो उस पे बात होती है। तो स्वयं पे मेरा ज़्यादा ध्यान जाता है कि मैं कैसे और गति कर पाऊँ, बस। हाँ, और इसमें ग्रुप से, और खासकर अभी दर्शत भैया के साथ काम कर रहा हूँ, तो एक अपेक्षा ऐसी है कि इस रास्ते पे कहीं मैं भटक न जाऊं, खो न जाऊं, तो एक पिता की तरह, एक मार्गदर्शक की तरह मेरा जो लक्ष्य है उसमें सहयोगी बने। और अभी जैसे एग्रीकल्चर में मैं काम कर रहा हूँ, प्राकृतिक खेती पे, तो भी बहुत सारा समय उस पे मैं देता हूँ। तो एक मेरा ये भी है कि मैंने पिछले 1.5-2 सालों में कोई भी दर्शन की बुक नहीं पढ़ी है। जब हापुड़ में अध्ययन करता था तब पढ़ता था, समय नहीं मिलता, लेकिन खुद को, भाव को देखता रहता हूँ, खुद पे अध्ययन ऐसे करता रहता हूँ। अभी भी समय नहीं मिलता, अभी भी नहीं पढ़ पाता हूँ। तो कैसे कृषि के साथ साथ मेरी इसमें गति बनी रहे, इस पे मैं चाहता हूँ एक पिता के रूप में आप सभी लोग मेरा साथ दें। थैंक यू। अच्छा, मेरा नाम कृष्णा है और मैं बनारस का रहने वाला हूँ। मैंने बीटेक किया हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और किसान परिवार से ही हूँ। और 2013 में मैंने बीटेक पास किया मैकेनिकल में, और वहीं से मेरी जॉब लग गई मारुति सुजुकी में, गुड़गांव में। वहाँ पे मैंने 3 साल तक जॉब किया, और उसके बाद मन थोड़ा सा बदला, तृप्ति नहीं मिली, तो उसके बाद फिर एग्रीकल्चर में, मैंने बहुत लंबा है बट एग्रीकल्चर में फिर काम करना शुरू किया, और वहाँ से फिर गति बढ़ते बढ़ते अभी यहाँ पे हूँ। जी। सभी को नमस्ते। मेरा नाम अन्नू है और मैं मध्य प्रदेश में मेरे शरीर का जन्म हुआ, उत्तर प्रदेश में शादी हुई। सबसे पहले तो मैं बहुत कृतज्ञ हूँ बाबा जी के प्रति और स्वामी गुरु जी के प्रति, जो हमारे गुरु जी हैं, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज आप सभी के सामने बैठ सकी हूँ और आप सभी के साथ रह पा रही हूँ। और मेरी जागृति में, मेरी उन्नति में उन सभी भाई बहनों के प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ जिन्होंने मेरा निरंतर मार्गदर्शन किया है। अब मैं बात करने जा रही हूँ जो आज का पॉइंट है उस पे। तो सबसे पहले तो मैं उपलब्धि की बात कर रही हूँ। वैसे तो बहुत सारा इन्होंने कर दिया है, सेम ऐसा मेरे साथ भी होता है, लेकिन फिर भी तो समझने का जो लेवल है वो थोड़ी मेरा अभी बढ़ा है। मतलब अभी चीज़ों को मैं स्पष्ट तरीके से समझ पाती हूँ, और सुखी दुखी होने का जो जिम्मेदारी है वो मुझे पहले ऐसा लगता था कि मुझे दूसरा कोई दुखी करता है, परिस्थितियां हैं परेशान करती हैं, मैं बहुत परेशान हो जाती थी, लगता था ये परिस्थिति खराब है, क्या करूं, तो बहुत परेशान रहती थी। लेकिन कानपुर में सार शिविर करने के बाद वहाँ जो निष्कर्ष निकल के आया कि सुख दुख का जो निर्णय है वो मेरा खुद का है। तो अभी उसको देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं दुखी हूँ तो इसका कारण कहीं बाहर नहीं है, इसका कारण मैं ही हूँ। इसको मैं स्पष्ट तरीके से देख पाती हूँ और इसीलिए उसको ठीक कर पाती हूँ। और लोगों के साथ मैं अभी थोड़ी ठीक से व्यवहार कर पाती हूँ।
जबकि पहले ऐसा नहीं था। पहले ठीक है कि लोगों से जैसे अपनी सवा है ऐसे लोगों से मिलती थी तो बढ़िया लगता था, लेकिन जब भी घर परिवार समाज की बात करें तो लगता था कि ये क्यों नहीं समझते, मेरी बात को क्यों नहीं मानते। तो कहीं ना कहीं जो आज अजय भैया कह रहे थे कि मैं अपनी बात को मनवाना चाहती थी कि आप मेरी बात को मानो। तो अभी देखने में ऐसा आया कि वो क्यों माने, हमारे भीतर ऐसा क्या परिवर्तन आ गया है, ऐसा मेरा जीने में कहाँ दिख रहा है कि वो मेरी बात को माने। अगर ऐसा है तो हमें मनवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, उनको खुद ब खुद दिख जाता है। जिसका प्रमाण ये है कि शादी के बाद काफ़ी परिस्थितियाँ अच्छी नहीं थी, सोम भैया को पता है। तो मैं काफ़ी परेशान रहती थी कि ऐसा क्यों है। लेकिन घर में जब मेरी एंट्री हुई ससुराल में, तो वहाँ जाने के बाद उनके बीच में रहने के बाद लगा कि लोग तो बहुत अच्छे हैं, मेरी सोच में ही कहीं ना कहीं कमी है। तो धीरे धीरे उनके प्रति मेरे भीतर कृतज्ञता आई कि वो बिना सूचना बिना किसी बात के अगर इतना बेहतर तरीके से जी रहे हैं तो हमें इनसे क्यों शिकायत है कि ये हमारी बात नहीं मानते, ये नहीं सुनते, वो नहीं सुनते। तो ऐसा जब अपने भीतर हम जांच पाते हैं तो उनके बीच में और हमारे बीच में काफ़ी अच्छा संबंध हो जाता है और हम स्पष्ट तरीके से अपनी बात को रख पाते हैं, अपनी बात को रख पाते हैं। और शिकायतें बहुत कम हो गई हैं। पहले ऐसा लगता था कि ये समाज बहुत बुरा है, किसी का मतलब मैं एक ऐसी लड़की हूँ कि बहुत सारी परिस्थितियों को झेल के और यहाँ तक पहुँची हूँ। तो मुझे ये समाज से बहुत शिकायत था, खासकर गरीबी अमीरी भेदभाव ये जो भी है उसके प्रति बहुत शिकायत थी कि जो बड़े लोग होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं, वो गरीबों की कोई कदर नहीं करते, और बहुत सारी शिकायत थी। लेकिन अभी बहुत कम हो गई है। अभी गरीबी अमीरी भेदभाव नस्ल वंश सब खत्म हो गया। अभी लगता है कि वो भी मानव है, मैं भी मानव हूँ। अगर मैं समझ सकती हूँ तो वो भी समझ सकते हैं। टाइम मुझे लगा है, उनको भी लग सकता है। तो अभी काफ़ी इस बात का अंतर आ गया है। तो कृतज्ञता जैसे जैसे बढ़ी है तो शिकायत भी बहुत कम हो गई है। ऐसा नहीं कि ख़त्म हो गई है, लेकिन काफ़ी कम हो गई है। और कृतज्ञता जो बात है, कृतज्ञता तो एक शब्द है, लेकिन जैसे जैसे अध्ययन की गहराई बढ़ी तो कृतज्ञता अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे जैसे हम कृतज्ञ होते हैं तो हमारे भीतर की हर शिकायत दूर होती जाती है और फिर हम विश्वासपूर्वक आपसे बात कर पाते हैं, बाकी से भी बात कर पाते हैं। और चुनौती की बात है तो अभी तो हम गुजरात शिफ्ट हुए हैं तो सबसे बड़ी चुनौती तो भाषा की है कि वो नहीं आती, और इसीलिए बहुत सारा अभी संपर्क भी नहीं कर पा रहे क्योंकि भाषा की थोड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन अच्छी बात ये है कि अभी 1 ही महीना हुआ हमें यहाँ कोठासना आए हुए, तो ज़्यादातर तो हम करवटिया फार्म पे थे और वहाँ कुछ नए प्रोसेस किया जो मैंने आपसे शेयर किए थे। और दूसरी चुनौती ये है कि मैं स्वयं में विश्वासपूर्वक कैसे बनी रहूं और अपने को सहज बनाए रखूं, अपने अध्ययन की गति को सहज बनाए रखूं, ये मेरे लिए एक चुनौती है। और अहंकार के कारण कभी कभी गुस्सा और द्वेष आ जाता है, तो इसको कैसे मैं दूर कर पाऊँ, ये भी एक चुनौती है। संकल्प की बात करें तो जिस पर्पज को लेके हम यहाँ पे आए हैं कोठासना में, तो हमारा संकल्प ये है कि कैसे एक पूरा गांव ही जीवन विद्या की दर्शन की रोशनी में हर परिवार हर व्यक्ति जीने लगे
और पूरा गांव ही एक संस्थान बन जाए, ऐसा एक पर्पज़ है जिसको लेकर हम यहाँ आए हैं। तो वो हमारा संकल्प है और उसे ही पूरा करना है। ये संकल्प भी है और चुनौती भी। और मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कृष्णा जी के प्रति भी कि मुझे ऐसा जीवन साथी मिला, और जो मेरी जागृति में बहुत हर पल हर क्षण सहायक रहते हैं। मैं कभी भटकती हूँ, गुस्सा होती हूँ, कोई भी कारण होता है, परेशान होती हूँ, तो मुझे संभालते हैं। तो मूल्यों की बात करें तो मैंने सारे मूल्यों को बहते हुए इनके भीतर देखा है। मुझे माँ की याद आती है तो माँ बन जाते हैं, पिता की याद आती तो पिता बन जाते हैं, दोस्त की ज़रूरत है तो दोस्त बन जाते हैं। तो मैं बहुत कृतज्ञ हूँ और उन सभी के प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ जिन लोगों ने इन्हें चुनने में मेरी मदद किया है। तो उन सभी के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता। और जैसा कि इस ग्रुप से जैसे अपेक्षा के लिए भैया ने कहा है, तो मेरी भी यही अपेक्षा है कि मैं यहाँ निरंतर आ पाऊँगी कि नहीं आ पाऊँगी, मुझे मालूम नहीं, कैसी व्यस्तता रहेगी। तो उसके जो मैं काम कर रही हूँ वो काम तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ आप सबका सहयोग रहेगा तो मेरी अध्ययन में गति बनी रहे और बीच बीच में हमारा मिलना होता रहे। तो आप सभी इसमें हमारा सहयोग करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, यही मेरी अपेक्षा है। धन्यवाद। Namaste, Vishal Doshi from Bharuch. यहाँ से आने के पहले 3 चीज़ें हैं वो पता थी कि शरीर है, बाहर की दुनिया है और एक अंदर की दुनिया है। शरीर को हम विज्ञान से समझ सकते हैं, बाहर की दुनिया को भी समझ सकते हैं, लेकिन अंदर की दुनिया को समझना नामुमकिन है। वो विज्ञान से समझ में आता ही नहीं है। लेकिन यहाँ आके ये पता चला कि वो समझा जा सकता है और एकदम अच्छे से समझा जा सकता है, पूरी क्लैरिटी से समझा जा सकता है। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि रही और उसी तरह से वही रास्ते पे चलना बना। दूसरा, समग्र सृष्टि का दर्शन हुआ कि ये 4 अवस्था है और स्टेप बाय स्टेप सभी कुछ बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है। या तो अपने आप हो गया है, लेकिन सृष्टि में ऐसी कुछ चीज़ है जो इंसान को हर चीज़ को पूर्णता की ओर लेके जाती है। तो पूरी सृष्टि का दर्शन हुआ और उसी हिसाब से इंसान में क्या कमी है, इंसान को समझने में भी काफ़ी सहायता हुई, क्योंकि आखिर में सब कुछ 118 एलिमेंट्स से ही स्टार्ट होता है और मनुष्य तक की वो जर्नी है। अभी तक हर मनुष्य में यही लगता था कि बहुत असमानता है, किसी को भी देखे तो ऐसा ही लगता था कि ये ऐसा है, ये वो वैसा है। लेकिन यहाँ आके ये पता चला कि अंतिम लक्ष्य तो वही है कि क्या पाना है, मैं क्या हूँ, मुझे क्या पाना है और किस रास्ते से पाना है ना। तो कुल मिला के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं है, 2-3 क्वेश्चन ही है। तो पाना यही है, सुख पाना है और सभी की चाहना यही है, यानी कि हर मनुष्य समान ही है। तो हर एक में विविधता है, लेकिन फिर भी लक्ष्य एक ही है, तो लक्ष्य के हिसाब से सब कोई समान ही है। तो उस एंगल से अगर हम देख पाते हैं तो काफ़ी समानता सब में लगती है और हर एक का लक्ष्य एक है, हम एक दूसरे के साथ चल पाते हैं। तीसरा, सुख कैसे पाना। तो अभी तक तो यही था कि सुख पाने के 2 रास्ता, एक तो बॉडी को फिट रखो और सारी चीज़ें हासिल करो, है ना। गाड़ी बंगला जो कुछ भी है वो 2 ही मॉडल है, क्योंकि बाकी का जो 2 मॉडल है रिलेशनशिप में, उसमें तो हमें विश्वास था ही नहीं, क्योंकि वो एक ऐसी इकाई है कि उसका आचरण ही फिक्स नहीं है। कभी भी अपना दिल टूट सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी ये विश्वास बना कि नहीं, सुख इंद्रियों से जो भी सुख है तो वो अनस्टेबल है और क्षणिक ही है।
इंद्रियों का यूज़ एक्चुअली सुख के लिए है ही नहीं, भोग के लिए है ही नहीं, इंद्रियों का यूज़ ज्ञान लेने के लिए है या तो अपने सर्वाइवल के लिए है। वो बहुत बड़ी बात मुझे समझ में आई कि तो बाकी का दो मॉडल जो रिलेशनशिप में, अगर आप आपके संबंध अच्छे हैं तो आपको स्वयं में भी विश्वास आएगा और ये सुख की निरंतरता की एक पॉसिबिलिटी बनती है। और चौथा जो है स्वयं में विश्वास, यानी कि आपका भाव कोई और कंट्रोल ना कर पाए, किसी की अयोग्यता से आप प्रभावित ना हो, अपने आप में स्वयं में विश्वास रखे, विश्वासित हो, तो ही आप निरंतर सुखी रह सकते हो। तो वो यहाँ से पता चला। और एक बात ध्यान में आई कि जब हम बर्थ लेते हैं तो एक ही भय हमें होता है। एक बार सोम भैया ने कहा था कि सबसे बड़ा प्रॉफिट भय से मुक्त होना सबसे बड़ा प्रॉफिट होता है। तो मुझे लगा ये क्या बात है। फिर उसको जांचा तो पता चला कि हम जब बर्थ लेते हैं तो एक ही भय होता है, प्राण का भय, जो कि हर प्राणी को भी होता है, तो हमें भी स्वयं होता ही है। लेकिन बाद में कितने भय पैदा होते हैं। मान के भय पैदा होता है, मान सम्मान का भय होता है, धन का भय होता है, पद का भय होता है। यानी कि अपनी पूरी जिंदगी तो लॉस में ही जा रही है। एक ही भय लेके हम जन्मे थे, ज्ञान से हमें उसे भी खत्म करना चाहिए था, उसकी जगह पे और 3 भय लेके हम पूरी जिंदगी जी जाते हैं। तो उसका मीनिंग ये है कि बहुत बड़ी लॉस में जिंदगी चल रही है। तो ये सारी बातें ध्यान में आई, तो यही चीज़ है। और बाकी भी बहुत सारी चीज़ें तो लोगों ने बता भी दी। और मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है, और हम सबके लिए है, कि ये सब बातें समझ में आई है लेकिन उसको जीना है ना। दूसरों को सिखाने तो अपने आप वो सीख जाएंगे अगर आप जिएंगे तो मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि उसको मैं कैसे जी पाऊँ। क्योंकि मैं अगर जीता हूँ तो सिर्फ मुझे फ़ायदा है ऐसा नहीं है, परिवार को फ़ायदा है। मैं जिस फील्ड में हूँ एजुकेशन में, बहुत से लोग हर रोज़ संपर्क में रहते हैं, तो काफ़ी लोगों पे उसको प्रभावित कर सकते हैं, काफ़ी लोगों को प्रेरित भी कर सकते हैं। तो बस यही एक चुनौती है। और आप लोगों से भी यही आशा है कि आप लोगों से संपर्क में बने रहें। यहाँ जब भी यहाँ आते हैं तो अपने आप में एक ऐसा विश्वास आता है कि नहीं, इस तरीके से हम जी सकते हैं। क्योंकि एक एक यहाँ पे जो भी इकाइयाँ है, जो भी मानव है, उससे मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि संपूर्ण एटलीस्ट यहाँ तो सब फॉलो करते हैं। एक दूसरे को हेल्प करो, हंस के बात करो, और पूरा दिन इतना अच्छा जाता है। तो ऐसा विश्वास बनता है कि नहीं, ऐसे हम जी पाते हैं। तो आप सबसे भी यही आशा है कि कुछ ज्ञान की शेयरिंग हो जाए, कुछ आप लोगों जो जिस हिसाब से आप भी जीते हैं तो कुछ हम में भी आ जाए, वही एक आपसे आशा है। मैं विशाल दोषी, यहाँ पे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ पे काफ़ी ब्रांच है, 5 ब्रांच है, उसमें एक इलेक्ट्रिकल ब्रांच में मैं हेड हूँ। मेरे साथ मेरी वाइफ भी यही प्रोफेशन में है, वो भी प्रोफेसर है, नेक्स्ट टू हेड वो है। वी बोथ आर क्लास 1, लेकिन अभी वो मायने नहीं रखता। देखो, मैं यहाँ मैंने बता दिया क्योंकि परिचय देना है, लेकिन वो बाहर से मैं मुक्त हो गया। मैं कहीं पे भी जाता हूँ, अब मैं कभी बोलता नहीं हूँ कि मैं प्रोफेसर हूँ और मैं क्लास 1 हूँ, है ना। पहले तो सबसे पहला परिचय यही देने का मन होता था कि मैं क्लास 1 हूँ। तो ये जो डॉक्टर वाला, इंजीनियर वाला, क्लास 1 वाला जो बाहर रहता है, वो बाहर रह के भी चल के देखा, है ना, उसमें सही में इतना बाहर रहता है कि जीना बनता नहीं है। वो बाहर जब निकल जाता है तो इतना रिलैक्स रहता है, इतना रिलैक्स रहता है, तो जीना बन जाता है। तो यही परिचय है कि एक आप जैसे है वैसे मैं भी एक इंसान हूँ और एजुकेशन फील्ड में हूँ, यही मेरा परिचय है। थैंक यू वेरी मच। सभी को नमस्ते। सभी को नमस्ते। मेरा नाम सादुल सिंह है, जैसलमेर राजस्थान से हूँ, खेती और गोपालन करता हूँ। ठीक है, मैं बिल्कुल संक्षेप, बहुत संक्षेप, यही कह रहा ना, कट नहीं। वैसे भी दर्शन क्या कह रहा है उस पर मैं एक बात नहीं करूँगा, मैं यही बात करूँगा मुझे क्या दिखता है। ठीक है, तो
उपलब्धि के रूप में देखूं तो 2 साल से मैं इसमें लगा हुआ हूं अध्ययन में, और जब सूचना रूप में प्राप्त हुआ उसके बाद जितना समय ज़्यादा से ज़्यादा दे पाया उतना देता हूँ। तो उसमें ये दिखता है कि किसी भी प्रकार का प्रश्न अर्थात शंका इस दर्शन में मुझे नहीं दिखता 100% रूप में। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, संबंधों में जीने के अर्थ में दृष्टिकोण में काफ़ी उत्साहजनक बदलाव दिखता है परिवार में। जितनी जिज्ञासाएं थी लगभग सभी भाषाभास रूप में तृप्त होती हुई दिख रही है। भविष्य में पूर्ण तृप्ति की संभावना में विश्वास बनता हुआ दिख रहा है। वह इस बदलाव में परिवार में भी सहमति की स्थिति अच्छी दिख रही है। चौथा पॉइंट है, वर्तमान में जितनी भी प्राकृतिक, राजनीतिक व सामाजिक घटनाएं होती है उसमें पहले विचलित होना होता था दर्शन से पूर्व। अब अधिकतम स्थिरता रहती है क्योंकि इन घटनाओं से जुड़े कारणों का भासाभास रहता है। उपलब्धि के बाद मैंने इस चुनौती को 3rd नंबर पे ले लिया, संकल्प, क्यों संकल्प में ही चुनौती है ये शिफ्टिंग कर दी। 2nd नंबर पॉइंट में मैंने ये रखा है। मैं अभी जो भी समय है उसमें परिवार में तालमेल बनाते हुए समझने अर्थात अध्ययन को प्रदान रखता हुआ इसमें ज़्यादा समय लगाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये संकल्प है और करूँगा। दूसरा पॉइंट है, समस्त संबंधों में अर्थात कार्य व्यवहार में बोलने व चर्चा की जगह भाषा न प्रदान रखते हुए अपने आचरण को प्रदान रखने का प्रयास करूँगा, क्योंकि आचरण का प्रभाव बातों से ज़्यादा है, ऐसा मैं समझा हूँ। अब इसमें चुनौती मुझे क्या लग रही है? मुझे अध्ययन करना ये मेरा मूल संकल्प है। इस स्थिति के लिए जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ अनुकूलता कैसे की जाए अर्थात जीवन विद्या की रोशनी में कैसे दिनचर्या बनाई जाए। दूसरी भाषा में कहूँ तो जीवन विद्या से परिचय नहीं है वहाँ के अधिकतम मेरे संपर्क सूत्र के लोगों में, उन लोगों से संवाद कैसे किया जाए ताकि मानसिक वातावरण में इसकी निरंतरता मेरे में बनी रहे। वह परस्परता में मेरी भागीदारी उनके साथ सार्थकता की ओर हो, क्योंकि संबंध है तो भागीदारी रहेगी। उसमें मुझे कुछ टूल्स चाहिए आपसे। दूसरी बात है, जो ये मध्यस्थ दर्शन की विकल्पात्मक शिक्षा है, चेतना विकास मूल्य शिक्षा को परिवार के बच्चों के साथ कैसे दिया जाए या इसका कैसे प्रयास किया जाए, इतना ही। ठीक, धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम आरती गलोडे, मैं नागपुर से आई हूँ। मैं पढ़ लेती हूँ जो लिखा है सो दैट वो ज़्यादा लंबा ना हो। पहला शिविर करने के बाद पहली बार ऐसा लगा था कि कुछ काम की बात हुई है और जानने की इच्छा भी मन में आई थी। फिर अध्ययन बिंदु में आने के बाद अध्ययन बिंदु में आने की एक्साइटमेंट बहुत थी कि जो कुछ परिचय शिविर में था उससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। तो अच्छा लग रहा था बट समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है। मैंने आपसे भी पूछा था कि करना क्या है, बातें तो अच्छी है, सब अच्छा लग रहा है, पर और यहाँ से जाने के बाद सब नॉर्मल हो जाता, सब ज़ीरो पे आ जाता था। जो यहाँ पे चल रहा है वो बड़ा अच्छा लगता था कि अच्छा ऐसा होना है वैसा होना, वहाँ पे जाके फिर से अपना नॉर्मल रूटीन शुरू हो जाता था। जब अध्ययन शिविर में आना था तो तब तक एक्साइटमेंट ज़ीरो थी। मतलब मैंने आशीष को भी बोला था, थोड़ा इरिटेशन भी हो रहा था कि पता नहीं समझ में कुछ नहीं आ रहा, अभी और आगे क्या पढूं, जब यही नहीं समझ में आ रहा तो और कैसे आगे जाए। फिर आने के 2 दिन बाद इसने पूछा कि अब क्या है, मतलब जाना है वापस, तो मैंने बोला नहीं, अभी थोड़ा फिर से इंटरेस्ट आ रहा है, तो थोड़ा जोश फिर से आ गया था। पुस्तक की भाषा तो नहीं समझ में आ रही थी, बहुत कठिन जा रहा था। उस वक्त पूरे ग्रुप ने जो संकल्प किया था उसमें ये भी संकल्प मैंने भी किया था कि 2 महीने में ये करना है, वो करना है, ऐसा करूँगी वैसा करूँगी। जाने के बाद कुछ दिन किया भी, फिर से जैसे थे पे आ गए। फिर हमने दिसंबर में रायपुर में सोम भैया का ही एक शिविर किया।
वहाँ जाने के बाद मेरी थोड़ी एंजाइटी कम हुई। तब तक बहुत चल रहा था कि क्या करना है क्या नहीं, बट वहाँ से थोड़ी सी सेटल हुई। घर आने के बाद पूरा महीना मैंने ये अध्ययन बिंदु जो यहीं पे जो हुआ था वो शिविर वीडियो पे देखा, बार बार देखा। और ऐसा लग रहा था कि क्यों सुन रही हूँ, वो वीडियो तो था नहीं, ऑडियो था वो। तो सोच रही क्या क्या सुन रही हूँ। पर एक में फिर आप ही ने कहा था कि ये बार बार सुनिए, तब तक सुनिए जब तक ऐसा लगे कि अब नया कुछ नहीं मिल रहा है। तो मैंने कहा चलो सही राह पे है। और उसमें काफ़ी चीज़ें थोड़ी थोड़ी क्लियर भी हो जाती थी, थोड़ा सा कन्फ्यूजन जो था वो क्लियर भी हो रहा था, तो वो देखने में मज़ा आता था। घर में आशीष ने भी बहुत हेल्प की, जब भी कुछ प्रॉब्लम हुई, कुछ अटक रहा था तो ये समझा के क्लियर कर देता था। मेरी सबसे बड़ी चुनौती है सेल्फ डिसिप्लिन। मैं बहुत चित्रण करती हूँ कि ये करूँगी, वो करूँगी, ऐसा करूँगी, वैसा करूँगी, करती कुछ नहीं हूँ। तो काम वही करना है अभी। एक्शन ऑफ प्लान वही है कि जो सोचती हूँ वो अभी करूँ। मैं उस स्टूडेंट के जैसी हूँ जो बहुत खुद पढ़ के नहीं समझता है। अगर कोई समझा है या कुछ ऑडियो वीडियो आजकल जो अवेलेबल है उससे तो मुझे ज़्यादा जल्दी समझता है। तो अब तक ऐसा लग रहा था यार किताब लेके बैठती हूँ तो कुछ भी नहीं समझता है, तो वो जो एंजाइटी थी अब ऐसा लगता है कि इससे पूछ लूँ या ऑडियो वीडियो सुन लूँ तो क्लियर हो जाता है। तो अब वो ही करना है। एक सबसे अच्छी उपलब्धि ये हुई कि जो ये ऑडियो सुनने से लगातार लगातार सुनने से मुझे हुई कि पहले यूट्यूब पे बहुत बाकी सारी चीज़ें भी देखने में लग जाते थे। कोई अच्छा गाना ही देख रहे, कोई अच्छी सीरियल ही देख रहे, बट अब वो उधर ध्यान ही नहीं जाता है। तो वो बेकार लगता है, ऐसा लगता है इससे तो अच्छा ये शिविर ही फिर से सुन लूँ। तो वो एक सबसे बड़ी उपलब्धि है। बाकी अब जो आपने कहा कि ग्रुप से क्या अपेक्षा है, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं मेरी खुद की जो खुद से अपेक्षा है वो पूरी कर लूँ, फिर मैं बाकी किसी और से अपेक्षा कर सकती हूँ। तो अभी तो खुद की अपेक्षा पूरी करना चाहती हूँ। थैंक यू। मेरा नाम आशीष है, नागपुर से हम लोग। अब तक की उपलब्धि को अगर मैं देखता हूँ तो जो भी सूचना मिल रही है, जो भी सीख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, जो भी पढ़ पा रहा हूँ, वो मुझे समझ में आ रहा है। और जो चीज़ समझ में नहीं आ रही उसको अगर फिर से मैं सुनता हूँ, फिर से पढ़ता हूँ, ध्यान लगाता हूँ तो समझ में आ जाती है। तो जो शब्द या सूचना जो मुझ तक आ रही है उसका अर्थ मुझे समझने लग गया है। कोई भी लिंक अभी मिसिंग नहीं लगती। अगर कोई लिंक मिसिंग है तो थोड़ा ध्यान लगाने पे वो डॉट्स कनेक्ट हो जाते और बड़ा खुश हो जाता आदमी कि ये मिसिंग नहीं है। तो निष्ठा अभी पूरी पूरी तरह से बन चुकी है। अभी कोई उसमें शंका नहीं रही कि यहाँ पर ये लूप होल है या यहाँ पर ये कहीं तो भी मिसिंग है, ऐसी कोई भी शंका नहीं रही। पूरी निष्ठा बन चुकी है, पूरा कनेक्शन बन चुका है। और कोई भी प्रश्न आता है तो उसका उत्तर कहीं ना कहीं उसमें से मिल जाता है, खोज सकते हैं अभी उत्तर। अभी ये डर नहीं रहा कि इसका उत्तर नहीं है, ये पता है कि उत्तर कहीं ना कहीं है। शायद मेरा प्रयास कम पड़ रहा है, उत्तर मेरे को ढूंढ लेता हूँ, खोज पाता हूँ उत्तर वो। ऑफ कोर्स मतलब लिटरेचर में से या अनुभव की रोशनी या मध्यस्थ दर्शन की रोशनी जिसको हम कहते हैं, कहीं तो भी ऑडियो वीडियो में कहीं से उत्तर मिल जाता है। दूसरा, रोज़मर्रा के भी जीवन में, रोज़मर्रा के कार्यक्रम में भी समस्या कहाँ है ये पहचान में आने लग गया है। तो कभी कभी वो गलती होने के बाद समझ में आता कि ये प्रॉब्लम था, और कभी कभी गलती होने से पहले समझ में आता। पहले तो वो समझ में नहीं आता था, अभी वो है कि वो समस्या अपन इसमें मैं रोज़ के जीवन में भी दिखने लगी है। कनेक्शंस रिलेट होने लगे इसको। जैसे जैसे कोई पायलट को अगर ये बोर्ड पे पूरा सिखा दिया जाए कि प्लेन कैसे उड़ाया जाता है थ्योरी में, तो वैसा मैं यहाँ सीखता हूँ या लिटरेचर में पढ़ता हूँ या ऑडियो वीडियो सुनता हूँ थ्योरी रूप में। पर असल प्रैक्टिकल ज़िंदगी में वो स्विच कहाँ है जो बोर्ड पे सिखाया था पायलट को, वो स्विच मेरे को अभी दिखता है कि अभी यहाँ पे ये स्विच दबाना पड़ता तो ये गाड़ी बराबर प्लेन उड़ेगा। ये दबाया तो ये नीचे जाने वाला है। तो जो पूरे यहाँ पे स्विचेस और पूरा मॉडल दिखाया है थ्योरी में, वो अभी प्रैक्टिकली थोड़ा थोड़ा दिखता है। बहुत बार दिखता, बहुत बार नहीं दिखता। तो उससे एक वो थोड़ा डर कम हो गया।
सिचुएशंस हैंडल करने का। ऐसा लगता है कि समस्या का ये इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता समाधान, ऐसा अभी है ही नहीं। अभी पता है समाधान है, शायद अपने पास नहीं है, वो ढूंढ लेंगे, मिल जाएगा। ऐसा एक थोड़ा सा ये आ गया है। फिर मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि ये लगती है कि अब मेरे पास समय नहीं रहता, बिल्कुल टाइम ही नहीं रहता। मतलब पहले तो भी टाइम रहता था, और टाइम कैसे काटना, क्या करना, उसके लिए प्लान बनाए जाते थे। अभी कोई प्लान बनाने के लिए टाइम ही नहीं है मेरे पास। कब मैं सुबह उठ के किताब हाथ में लूँ या घर पहुँच के शाम को कब मैं वो पढूं, इसके लिए पूरा ये रहता कि अभी 7 बज गए, घर जाना है और बैठना है पकड़, ये लगता। और 3-3 4-4 घंटे कभी, मतलब संडेज को तो मैं बाहर ही नहीं निकलता आजकल। मैं तो ये चाहता हूँ कि कोई मेरे को फ़ोन नहीं आए। तो मैं तो कोशिश करता हूँ कि संडेज को 3-4 घंटे मेरे चले जाए इसमें। पहले ऐसा था कि लॉन्ग ड्राइव पे चलो 3-4 घंटे निकल गए, अभी लगता जा वो टाइम नहीं है मेरे पास। दिन भर भी काम करके ऐसा लगता कि कब घर जाके वो पकड़ा। सुबह उठ के पहला काम रहता कि ये किताब हाथ में पकड़ता हूँ मैं, 2 उधर किताबें पड़ी रहती। हाँ मतलब नहीं, मतलब मेरे ज़िंदगी से वो बोर्डम नाम का शब्द निकल चुका है। कोई बोर्डम वाला कोई मेरे पास शब्द ही नहीं रहा। अभी मेरे को यही सुनना, यही पढ़ना, यही सोचना मेरे को अच्छा लगता। बोरियत ख़त्म हो गई। और वो रात को नींद नहीं आई तो क्या करेंगे, ऐसा कोई विषय ही नहीं रहा। और चुनौती मेरे सामने ये है। हाँ नहीं, ये बोर्डम के विषय में कल हम जैसा ट्रेन में आ रहे थे तो 6:30 बजे हमने ट्रेन बोर्ड किया, और मैं तो बड़ा खुश था। ट्रेन के टिकट, एक तो ये भी खुशी थी कि फ्लाइट नहीं है, ट्रेन की टिकट निकाल रहे, क्योंकि उतना टाइम मिलेगा अपने को पढ़ने को, जो कुछ है अपना काफ़ी उसमें पढ़ना हो जाएगा, ये खुशी थी। पर ट्रेन में बैठे थे, इसने थोड़ी देर बाद मुझे बोला कि मेरे को वो जीवन क्रिया सीखा, मेरे को समझ में नहीं आई। तो 7 बजे हमने शुरू किया, 10:15 बज गए, पता ही नहीं चला। तो फिर सिर्फ जीवन क्रिया नहीं हुआ, फिर 2 बातें हुई, इसने कुछ पूछा, मैंने कुछ बताया, इसने कुछ शेयर किया, तो 10:15 बज गए, पता ही नहीं चला। तो बोला टाइम देखा, बोला चलो अब सोते यार, नींद आ रही मेरे को। तो ऐसा भी एक अनुभव रहा कल का। चुनौती मेरे सामने इतनी है कि मुझे ये वातावरण या इकोसिस्टम इसके लिए जो अध्ययन के लिए चाहिए, या जो वो मुझको डर लगता है असुरक्षा की, वो शायद इकोसिस्टम या वातावरण नहीं रहेगा, या नहीं है आज के तारीख में तो मेरे पास बहुत कुछ। तो इसमें गति या प्रगति कैसे बनेगी, इतनी मुझको चुनौती लगती है। और इसकी क्वालिटी कैसे बढ़ेगी अध्ययन की, वो मुझको चुनौती लगती है अभी। संकल्प ये है शॉर्ट टर्म आने वाले दिनों में कि 2020 दिसंबर तक पूरा लिटरेचर पढ़ के हो जाना चाहिए, पूरी किताबें। और पढ़ के मतलब ऐसी पढ़ लिया करके पढ़ लिया नहीं, पढ़ के समझ में आ जाना चाहिए। तो 2020 दिसंबर तक वो मेरा एक संकल्प है कि पूरा मैं लिटरेचर पढ़ लूँगा, 14 किताबें। और एक भी शिविर मिस नहीं करूँगा ये दिसंबर तक, ये संकल्प है। लॉन्ग टर्म का संकल्प ये है कि जीवन भर यहाँ अध्ययन की यात्रा जारी रखना है मुझे, और उसके लिए जो भी वातावरण इकोसिस्टम बनानी पड़ेगी, उसके लिए जो भी मेरा तन मन धन लगाना है वो मैं लगाऊंगा, और वो तन मन धन का सदुपयोग उसी के लिए करना है। और यही करना है ज़िंदगी में, मेरे को दूसरा कुछ करना नहीं है, क्योंकि मैं यही सोचता हूँ, यही पढ़ता हूँ, यही सुनता हूँ, और इसी में मुझको मज़ा आता है। और ये मेरे को पहली बार ज़िंदगी में ऐसा अनुभव हुआ है, तो मेरे को और कुछ करना ही नहीं है। और संतुष्टि ये है कि मेरे प्रयास से मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ। जो कुछ प्रयास मैंने किया है मई से अभी तक, इतना मन मैंने बहुत दिन के बाद कोई चीज़ में लगा। और ग्रुप से प्रिय के सिर्फ प्रिय दृष्टि से मेरी ग्रुप से अपेक्षा है, क्योंकि न्याय दृष्टि तो पूरे ग्रुप के पास है, हमारे पास। प्रिय दृष्टि से मेरी अपेक्षा है कि सब जन हर शिविर में अपने अपने घर से एक छोटा लड्डू का डब्बा लाए और सब हम आपस में शेयर करें। अपने अपने घर में जो लड्डू बनते हुए एक एक डब्बा लाए और सब जन खाए मिलके। हाँ जी, अब वो सामान्य परिचय का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। वैसे अब मैं कंक्रीट की खेती करता था, अभी आदमी की खेती करना है।
ऐसा जब से होश संभाला, कभी अपने लिए जीने का स्वभाव था नहीं, और हमेशा जितनी भी समझ थी कोशिश रहती दूसरे की कुछ कैसे भी मदद करके उसी में खुशी मिलती थी। तो पिछले 20 साल सार्वजनिक जीवन में पैसा कमाने में दिमाग कम लगाया और समय पैसा लगा के कैसे घर जैसा बन जाए देश, उसमें लगाया। लेकिन चूंकि समझ पूरी नहीं थी, तो समझ जब पूरी नहीं थी तो ईमानदारी से निस्वार्थ भाव से लगाने के बाद भी समाज गिरता हुआ ही दिखा। पिछले 20 सालों में देश नीचे जाता हुआ ही दिखा नैतिक रूप से। यहाँ आके जिन जब समझ में आया भी गड़बड़ यहाँ है कि पहले समझ ही नहीं पूरी, तो बिना इलाज पूरा जाने कैसे बीमारी जाएगी। और ये 7 महीने में 7 शिविर किए हैं, ये 8वां है। जितना 53 साल में सीखा उससे ज्यादा मैंने 7 महीने में सीखा है। मुझे लोग कहते थे यार कि तुम समझदार हो, दोस्त लोग कहते थे, पर यहाँ आके मुझे लगा वास्तव में कुछ नहीं आता था। और ये कहीं न स्कूल कॉलेज टीवी अखबार विद्वानों के बीच में खूब गया हूँ, मैं पूरे देश में खूब घुमा हूँ, लेकिन जो स्पष्टता लॉजिकली मतलब मेरी कल्पना से बेहतर है, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। और मेरे को मिठाई का शौक ज़्यादा है, तो जितना लगता था कि मिठाई में आनंद है, अब तो 53 साल में लिया होगा, उससे ज़्यादा आनंद मुझे अभी लगा कि यार अपने बारे में जानने में, अपने महत्व को पहचानने में, अपनी भूमिका जानने में, जो वो मिठाई में तो क्या किसी चीज़ में नहीं हो सकता। कभी अंदर जाने की कोशिश की नहीं, पहले कभी ऐसा कुछ मौका पड़ा नहीं। तो अभी 53 साल उम्र होगी तो मुझे लगा थोड़ा जल्दी करना है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से स्वभाव तो ये है कि यार जब तक दूसरे बेहतर नहीं होंगे तब तक मुझे मज़ा नहीं आएगा। तो मैंने सोचा चलो अपन प्रबोधक तो सोम भाई जैसे बन नहीं पाएंगे जीवन में, तो ऐसे में अपन ज़्यादा ताकत इसमें अध्ययन में लगावें। अपने तो ये कि ज़्यादा लोगों को यहाँ लेके आवें, नहीं आ सकते उनका राजस्थान में शिविर करावें, फिर जिंदगी का सारा समय पैसा लगा के एक अभिभावक विद्यालय कोई स्वराज वाला ग्राम ऐसा खड़ा कर दें, क्योंकि उम्र इतनी बच्ची इतना कर लेंगे, बाकी आने वाली पीढ़ी करेगी। पर अभी ये शिविर करते करते समझ में आ गया कि पूरा अध्ययन के बिना तो अगर लोगों के सवाल खत्म नहीं होंगे, कन्विंस नहीं होंगे, तो आएंगे भी नहीं शिविर में, और खुद को भी तृप्ति नहीं होगी। अब विभाग विद्यालय चलाना हो, ग्राम कुछ भी करना हो, पहले अध्ययन तो करना पड़ेगा। तो इसलिए अब जो जल्दी थी ना कि हड़बड़ाहट में फटाट करें, अभी से पार्टी जीत भी रही है दिल्ली में, तो बहुत से लोगों को फोन आता है यार तुम पार्टी जीत रही, तुम छोड़ रहे हो, निष्क्रिय हो गए। मैंने कहा अब मेरे सारे भटका विचलन सब खत्म हो गया। अब समझ में आ गया छोटा मोटा बदलाव राजनीति से आ सकता है, असली बदलाव तो जब तक मैं अपने समझ को बेहतर न बनाऊं और दूसरों को समझ बेहतर बनाने में मदद नहीं करूं, तब तक बड़ा बदलाव नहीं आ सकता दुनिया में। इसलिए अब यही करना है, कुछ नहीं करना है। मुझे ना घूमने का शौक है और कोई शौक है ही नहीं वैसे भी, तो अब यही करना है। और अब मुश्किल एक ये आ रही है कि एक तो पहले तो पिताजी को लगता था यार कि ये साधु उधु बन जाएगा, तो अभी अजय दायमा जी आए थे भिलवाड़ा, और एक वो कनाडा वाले महेंद्र जी आए थे, तो दोनों को मैं घर ले गया था। तो पिताजी बोला, मैंने कहा तो ऐसा बनना है मुझे। तब उनका ये डर तो निकल गया कि साधु उधु तो नहीं बन रहा है। तो अब ये कि उनकी उम्र हो गई 82, तो उनको लग रहा है भाई नहीं होने का नुकसान भी है, अकेला हूँ तो उनको लगता है यार मेरे जाने के बाद देखेगा कौन, इसको तो व्यापार में रुचि नहीं है, फिनेंस पैसे से काम वही देखते, तो मैंने कभी देखा नहीं, तो उनको रहता बाद में कौन देखेगा। तो यहाँ थोड़ी मुश्किल आ रही है कि मेरी इच्छा तो है 6 महीने का करने की, एक साथ ही कर डालें इसको, लेकिन वो 6 महीने अभी मैं आ रहा तो भी कल पापा नाराज हो रहे थे कि अभी तो तू जाके आया तो फिर जा रहा है। मैंने कहा भाई आपका काम तो चल रहा है ना, मैंने सिस्टम बनाया हुआ है, बिजनेस चल रहा है, पैसे का मैं पहले भी नहीं देखता था, मुझे ज़्यादा पैसा समझ में आता भी नहीं है, दिमाग में चढ़ गया तो आदमी बावड़ा हो जाता है। तो मुझे हाँ ठीक है, आपको चिंता आपके बाद क्या होगा तो देख लेंगे, कोई खास बात नहीं है उसमें भी, पर ये कि उसके कारण 6 महीने निकालना मुश्किल हो रहा है। तो अगर आपको ऐसा शॉर्टकट निकालो 3 महीने के 2 टुकड़े या ऐसा कुछ, महीने में 3 वीक कर लें, 1 वीक घर चले जावें, तो मैं घर वालों से उनको तैयार कर सकता हूँ बिना झगड़े।
क्या कर लेंगे। और पहले क्या जनता पे तो गुस्सा कर नहीं सकते, तो थोड़ा घर वालों पे गुस्सा वैसे तो कम आता है, पर फिर भी आ जाता था। अब तो जीवन विद्या के बाद तो अंदर से ब्रेक लगता है एकदम। जो लगता है ना कि गुस्सा आ रहा है, तो अगर या तो रुक जाता है या फिर 5-10 सेकंड में ही एहसास हो जाता है भी ये चाबी अपने पास ही रखनी है। भाव विचार पर नियंत्रण अपना ही रखना पड़ेगा। तो उससे काफ़ी मुझे तो लगा कि सुधार है। और घर वाली भी बोली थी पिछले शुरू में आपको भी कि मुझे सुनील लौटा दिया आपने सोम भाई। तो अब मुझे पता नहीं था मेरी पत्नी और बेटा इतना ज़्यादा भावुक हैं क्या वो, लेकिन अभी थोड़ा दिन उनके साथ रहा तो लगा कि उनको इमोशनल ज़्यादा फीड चाहिए थी, बाकी पैसा ऐसा खास बात नहीं होती। तो वो साथ रहने पे उनको ज़्यादा संतुष्टि लग रही है, और मुझे भी लग रहा है चलो ठीक है यार, ये भी एक बड़ी जिम्मेदारी है जो अपने को निभानी है। तो बाकी सब ठीक है। संकल्प तो है ही कि अब इस जीवन में बचा हुआ सारा समय शक्ति सिर्फ जीवन विद्या को लगाकर बदलती हुई दुनिया देख के जावे हैं, और इस शरीर यात्रा में तो नहीं, अगली शरीर यात्रा में वापस आना ही है मेरे को तो। पूरा ठीक करके जाएंगे, उसके बिना तो बार बार आते रहेंगे। तो हो जाए, अब मुझे चिंता नहीं क्योंकि काम बड़ा है ना, तो आ जाएंगे, दोबारा आ जाएंगे, कर लेंगे। और बाकी ग्रुप से अपेक्षा है ना, ग्रुप से अपेक्षा तो ये कि नहीं, सभी को लगे रहना कि देखो ऐसा अभी जो सुना मैंने इतने लोगों को, तो अब मैं निश्चिंत हो गया हूँ कि सोम भाई अजय जैन जी के प्रयास से प्रबोधकों की टीम तैयार हो रही, फौज तैयार हो रही, पूरी फौज। इसलिए अपनी उम्र कम हो कोई बात नहीं, बाकी लोग हैं और काम तो बढ़ना ही है। और एक दिन पूरी दुनिया अगर अधूरे विचार पे 2/3 दुनिया कम्युनिस्ट बन सकती है, तो ये तो पूर्ण विचार है। तो दुनिया को आज नहीं तो कल बदलना ही है, देखते हैं जितना जल्दी हो जाए। सुनील आगीवाल, राजस्थान। मेरा नाम भाग्येश है और इसका नाम जिग्नेश है। हम दोनों रूम पार्टनर्स हैं, अहमदाबाद में रहते हैं। ये मोरबी से है और मैं जूनागढ़ से हूँ। सीधी व्यवहार पक्ष में शॉर्ट में उपलब्धि की बात कर लेते हैं। तो शब्द की ठीक ठीक पकड़ हो चुकी है। आगे देखा जाए तो जितने फ्रेंड सर्कल, फैमिली, रिलेशंस, जो कुछ भी संबंध के बारे बोला जाए, एक भी संबंध ऐसा बचा नहीं है जिसमें मैं अपनी तरफ से कोई कॉन्फ्लिक्ट डाल सकूं या ऐसा हो सके। इतना हो चुका है पूरी तरह से। मैं ढूंढ ढूंढ के देखता हूँ कि मेरे संबंध में कहीं कॉन्फ्लिक्ट लगे, लेकिन मुझको दिखता नहीं है। जब अकेले बैठ में सोचता हूँ ना तब। और इस उम्र में 23 साल का हूँ मैं, तो आने वाली हर एक प्रैक्टिसेबल सिचुएशन का पूरी तरह से प्रैक्टिसेबल सॉल्यूशन अभी तक मेरे पास विचार के रूप में उपलब्ध हो चुका है। क्या करना है, कब करना है, कौन सी उम्र में क्या सही रहता है, किस तरह से शादी करनी है, कौन से ऐसे हो सकता है परिवार में किस तरह से जीना है, लाइफ को कैसे डिज़ाइन करना है, सब कुछ विचार के रूप में सोच चुका हूँ। आगे देखता हूँ तो प्रभावित होना बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका है, और प्रभावित करना भी तो एकदम मिनिमल है। कपड़े खरीदना, सोचना, खाना पीना, किस तरह से लोगों के साथ बर्ताव करना, सब कुछ ऐसा 2.5 साल की यात्रा में हो चुका। तात्विक पक्ष बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट होता दिखता है। जब तात्विक पक्ष में वो बात करते हैं, जब अध्ययन करते हैं, ऐसे ही दोनों साथ में बैठते हैं, कभी खाना खाते हुए, बाइक में कहीं जा रहे होते हैं, कुछ निकला, कुछ सवाल आया, तो ऐसे ही डिस्कशन हो चुका है। घर पे बोर्ड लगा रखा है और अध्ययन का पूरा माहौल बना ही हुआ है। और अहमदाबाद का पूरा ग्रुप दशरथ भैया के वहाँ फिन्नति में सब कुछ एक्टिव है। पाठक जी है और बाकी सारा यूट्यूब में, ऑडियो में, वीडियो में कंटेंट अवेलेबल है, तो धीरे धीरे सब चलता रहता है। इस 2.5 साल में मैंने देखा है कि गुस्सा और आवेशित में बोला कि कॉन्फ्लिक्ट बहुत ही ज़्यादा कम है। और मैंने खुद को भी, अपने लोग मेरे को बोलते हैं कि तेरे को गुस्सा आता ही क्यों नहीं है, आवेश आता ही क्यों नहीं है। मैं खुद को भी ऐसा सोचता हूँ, मुझे नहीं पता ऐसा कैसे होता है, लेकिन मेरे को नहीं आता ऐसा, क्योंकि उसकी ज़रूरत मुझे महसूस नहीं होती। बस इतना ही। और फ्रेंड्स के साथ में बिहेव करना, और जब हम दोनों का कॉमन फ्रेंड सर्कल है तो कहीं पे जाते हैं तो ऐसा ही बात बात में जीवन विद्या का प्रस्ताव रखा जाता है। हमको भी नहीं पता, बात बात में निकल जाता है। तो
अभी मैंने आपको बताया जैसे वो इस फरवरी में राजकोट आएंगे 3-4 लोग यहाँ से हमारे फ्रेंड सर्कल से, जिसको जीवन निधिया करनी है, वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं। आपके वीडियोस देखने लगे हैं, वो जीना उत्सव पूर्वक और परिचय शिविर जो है वो पूरा। चैलेंज की बात करें तो अभी तो हम दोनों रूम में रहते हैं, मैं परिवार से दूर रहता हूँ, तो परिवार को भी साथ लेके मेरे को चलना है, क्योंकि अल्टीमेटली मेरे को वहाँ भी व्यवहार करना है, उन लोगों के साथ भी जीना है। तो और दूसरा, उम्र हो चुकी है, कुछ कमाने की प्रवृत्ति की जाए तो उसमें भी व्यवसाय में उतरना है और लाइफ को इस तरह से डिज़ाइन करना है कि सभी आयामों में हारमोनी बनी रहे, एक कम ना हो एक ज़्यादा ना हो। अभी उस स्टेज पे हूँ कि सब कुछ डिज़ाइन करने के लिए सक्षम हूँ और अभी मेरी सोचने की ये उम्र है, अभी नहीं सोचूंगा तो फिर फ्यूचर में बात सोच के क्या करूँगा। तो ऐसा है। संकल्प के रूप में कहा जाए तो एक ही संकल्प रखा है कि इस 2021-22-23 3 साल में मैं ऐसा कर सकूं कि पूरे दर्शन से गुजर सकूं और 14 बुक्स का पठन कर सकूं। तो ठीक ठीक तरह से जब व्यवहार करने में अभी सबके साथ में ऐसा हूँ, अभी तो ज़्यादा होता नहीं है, फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा रहता हूँ, लेकिन दूसरे जो है मेरे रिलेटिव्स है, मेरा परिवार, उनके साथ रहना बहुत कम हो चुका है। लेकिन जब दर्शन से पूरा गुजर जाऊँ तो वहाँ भी वो ज़्यादा हो जाएगा, मेरा व्यवसाय और सब कुछ, शादी वादी, तब उम्र ऐसा लगता है। बस ऐसा है। सुनील आगेवाल जी को ऐसा लगता है कि मेरे को क्यों नहीं मिला। पहले मैं उपलब्धि की बात बता रहा हूँ। आचरण में अब उपयोगिता पूर्वकता देख पाता हूँ। अस्तित्व में संघर्ष, दुख, विरोध ऐसा कुछ नहीं है, उसको भी मतलब स्पष्टता से देख पाता हूँ। सुनने की स्थिति अब ज़्यादा बढ़ गई है। संबंध पहले से ज़्यादा अच्छा हुआ है, दूसरे के प्रति निर्भरता बढ़ी है, सबको समानता से देख पाते हैं। मेरी गलती मेरे को स्पष्टता से देख पाता हूँ। इसी से मेरे को यह भी समझ में आता है कि मैं समीक्षा कर पाता हूँ और इसी से ये भी पता चलता है कि मैं सही का प्रस्ताव अच्छे से समझाऊँ। अब बात आई संकल्प की। पठन पूरा करना चाहता हूँ। बाबा जी का पूरे वीडियोस 1 साल में ख़त्म कर दूंगा और होने की स्थिति के ऊपर काम करना है, ये मेरा संकल्प है। अभी तो चुनौती अभी बाकी है। अहंकार को दूर करना है और चारों आयाम, कोण, परिप्रेक्ष्य पे काम करना है बस। सभा से अपेक्षा यही है, सब उपयोगिता पूर्वकता से व्यक्त हो, ऐसा बना रहे। और एक ये भी अपेक्षा है, इसमें से 40-50 दिव्य मानव बन जाए। पूरी धरती अच्छी हो जाएगी, उतने में तो ज़्यादा नहीं चाहिए। और आपकी कोई अपेक्षा हो उसको मैं पूरी कर सकूं, ये भी मेरी अपेक्षा है। मेरा नाम यश है। अभी तक की उपलब्धि में अभी वर्तमान की अच्छे से समीक्षा कर पा रहा हूँ, अपने में देख पा रहा हूँ, भौतिकवाद और आदर्शवाद की। और पहले भी ऐसा हो, दर्शन के पहले भी वो तो दिखता था कि ये ठीक नहीं है, अधूरा है, पर क्या सही है वो पता नहीं था। तो 2-3 परिचय शिविर करने के बाद उतना ओवरव्यू आ गया कि इसको समझना है, यही ठीक लगता है। और जैसे जैसे अभी 1.5 साल से समझने में जुड़ा हूँ, तो इतना अंदर विश्वास बन गया और कोई शंका नहीं है कि यही एक विकल्प है भौतिकवाद और आदर्शवाद का। उतनी अंदर स्थिति बन रही है। अपने अभी जब लास्ट में अभी 17 हुआ था मानव व्यवहार दर्शन का, तो तब सोचा था कि पूरी बुक ख़त्म करूँगा, पर जैसे जैसे ऑफिस और उसमें से टाइम शाम को जितना निकल पाता हूँ, उसमें फिर
उतनी रुचि नहीं लगती पढ़ने में। तो फिर मैंने विकल्प शिविर की ऑनलाइन, बाबा जी के वीडियोस देखे, तो अभी उतना समझ में आया कि अभी शब्द की सटीकता नहीं है। तो उसके लिए अभी लास्ट 3 महीने से उसके लिए प्रयास कर रहा था, तो अभी ऐसी स्थिति बन गई है कि अब जब भी मैं बुक खोलता हूँ, पढ़ता हूँ, और वहाँ अहमदाबाद में पाठक जी है, योगेश जी है, उनसे सब वो कंफर्म करता हूँ, तो इतना समझ में आ रहा है कि अच्छी पकड़ बन रही है मेरी। अपने और जैसे जैसे ये समझ रहा हूँ, ऐसे उतना आइडिया आ रहा है कि ये दर्शन जो है वो अस्तित्व क्या है, क्यों है, वो एज इट इज़ पूरा रखा हुआ है। तो अभी तक जितनी भी परंपराओं में जितनी भी लोगों ने साधना की, तो वो अंदर होता है कि करने लायक चीज़ तो यही है। इतने सालों की मानव आई थिंक 1-2 लाख साल से धरती पर है, इतना जो पूरा श्रम हुआ है वो इसके लिए था कि इसको समझकर जी पाए, मानवीयतापूर्ण आचरण को स्थापित कर पाए। तो वो फील आता है कि करने लायक चीज़ यही है, क्योंकि अभी बीच में मैं लास्ट सत्र में रखा था कि बहुत अंदर इंटर कन्फ्लिक्ट होता था कि ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, वो सब। तो अभी वो अंदर बंद रहा है कि परंपरा की गलती नहीं थी, उनको ये प्रस्ताव मिला ही नहीं था, पर मुझे मिला है, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इसको समझकर हाँ हाँ वही, मतलब अपने अंदर स्थिरता बहुत अच्छे से बनते देखी। कुछ भी घटना होती है, परिस्थिति होती है, तो अपने आप में देख पाता हूँ कि मैं कितना प्रभावित हो रहा हूँ और आगे क्या करना है, वो अच्छे से समझ में आता है। ये भी समझ में आ रहा है कि अभी जो जैसा जी रहा है वो अव्यवस्था में रहकर कुछ नहीं होने वाला। व्यवस्था को स्थापित करना ही मेन वो है, क्योंकि अभी तक मुझे लगता था कि अनुभव के लिए करना है, पर अभी जितना समझा उतने में इतना समझ में आया कि अनुभव मेरा लक्ष्य नहीं है। मेरा लक्ष्य प्रमाणित होना है, व्यवस्था स्थापित करना है, उसमें जीना है। वो होते होते अनुभव हो जाएगा। अनुभव मेरा लक्ष्य नहीं है, मतलब वो ओवरऑल परंपरा में कैसे जागरूक परंपरा कैसे बने वो स्थापित करना, ऐसा अपने में संकल्प लक्ष्य बना है। चुनौती ये है कि जैसे अभी अहमदाबाद में जॉब करता हूँ, तो घर सूरत में है, तो परिवार के साथ रहना कम हो रहा है, और अभी भी वो ज़्यादातर अभी तक तार्किक चीज़ों पे ज़्यादा चर्चा और वो सब समझना हो रहा था। तो व्यवहार में कैसे लाना है, दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ कैसे वो संबंध बनाए रखते हुए कैसे अध्ययन की प्रायोरिटी सेट हो, उसके लिए प्रयत्न करना है। 9 बजे वापस आएंगे ब्रेक के बाद। धन्यवाद।